मैसेज जाए तो मुझे बताना। हाँ होएगा सर। हाँ, ओके। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। अच्छा, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ सर। कॉन्सेप्ट साउंड क्लियर है ना मेरा? हेलो, साउंड क्लियर है ना एकदम? यस सर। ओके। तो ये जो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब एक्चुअली देखो, स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस एक रिगोरस प्रोसेस है। मतलब इसको सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, इसको रेगुलर लाइफ में यूज करना, डे टू डे स्टडी करना। और सच बताओ तो सर, सच में पढ़ मतलब बोलते हैं ना सर, पढ़ाई करना होता है। मतलब बहुत लोग पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहता है, बट अगर कोई सीरियसली स्टॉक मार्केट से इनकम करना चाहता है, वो पढ़ाई से छुटकारा कभी नहीं पाएगा। ये गारंटी है, लिख के रख लो कि आपको पढ़ाई से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये पढ़ाई कब से जिंदगी से छूटे, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। बट अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट ही नहीं है। ठीक है, आपको रेगुलर स्टॉक मार्केट में अगर आपको एस्टेब्लिश होना है, आपको रेगुलर स्टडी करना है। कुछ भी कर लो, सारा दिन 1.5 घंटा 2 घंटा अपने स्टडी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए रखो। चाहे मोबाइल फोन में कम बात करो, चाहे यूट्यूब थोड़ा कम देख लो, चाहे कुछ भी, मतलब जो भी थोड़ा सा आपको लगता है कि आप बेकार में करते हो, आप उसको साइड करो और फिर पढ़ाई करो। सर पढ़ाई क्यों? बिकॉज वही तो है जिसको आपको यूज करना है। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला है। इसका नाम है सर इक्विटी रिसर्च। ठीक है। रिसर्च करना मतलब बेसिकली पीएचडी करना, ये सर नो। जब भी हम रिसर्च का बात किए, क्या आपको पीएचडी वाला जो एक फीलिंग है वो नहीं आया? हेलो। हाँ सर आया कि। है ना? जैसे मैंने रिसर्च बोला, आपको ऑब्वियसली पीएचडी वाला फीलिंग आना चाहिए। एंड जस्ट फील कि जब मैं पीएचडी का बात करता हूँ, इसका मतलब स्टॉक मार्केट में रिसर्च का मतलब, वो भी इक्विटी रिसर्च, मतलब इक्विटी स्टॉक, मतलब हर एक कंपनी का जो इक्विटी है उसको रिसर्च करना। एंड दैट मीन्स आपको एक एक बिजनेस पे पीएचडी करना है। सिंपल बात है। अब जरूरी नहीं कि देखो सर, स्टॉक मार्केट में बीएससी एनएससी मिला के ऑलमोस्ट 5 to 7,000 कंपनी लिस्टेड है, ये सुनो। ये तो आप लोग जानते हो। मतलब बीएससी में ऑलमोस्ट 5,000, इधर आपका ऑलमोस्ट 2,000। तो अप्रोक्सीमेटली और कितना सारा कंपनीज आईपीओ आ रहा है, ये भी आप लोग देख रहे हो। सर कॉन्सेप्ट क्या है? सर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सिंपल है बट काम बड़ा लंबा है। कॉन्सेप्ट सिंपल है बट जो प्रोसेस है ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। करना क्या होगा, आपको रिसर्च करना है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी कंपनी में आपको पीएचडी करना है। अब क्या 5,000 7,000 कंपनी में पीएचडी करोगे, दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? सर कहते हैं कि कितना स्टॉक लेना चाहिए अपना पोर्टफोलियो में। तो अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह देखो, फंडामेंटल एनालिसिस है मतलब एकदम पक्का इन्वेस्टर वाला फीलिंग होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में इन्वेस्टर वाला फीलिंग नहीं आता। इवन टेक्निकल एनालिसिस यूज करके तो आप बिटकॉइन ट्रेड भी कर सकते हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह होता है, स्विंग ट्रेडर होता है, वो कर सकते हो। आप इवन करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इफ यू नो द कैंडल स्टिक्स, देन आप हर एक केस में कैंडल को यूज कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। इफ यू नो द कैंडल, देन आप हर चीज का कैंडल में मतलब टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर सकते हो। बट सर फंडामेंटल हर एक चीज का अलग होता है। फंडामेंटल हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस का अलग होता है। अब पॉइंट है कि जब मैंने इक्विटी रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कि आप जो भी कंपनी को चूज करोगे, स्टॉक सिलेक्ट करोगे, आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या करना है, रिसर्च करना है। कहते हैं वॉरेन बफेट हो या फिर राकेश झुंझुनवाला हो या फिर फेमस मोतीलाल ओसवाल, या फिर आप जो भी बड़े इन्वेस्टर्स के नाम आप सुने होंगे, चाहे इंडिया का हो। हाँ बोलो। राधा राधा कृष्णन कृष्ण। दमानी, हाँ एकदम सर, राधा कृष्ण दमानी। ये लोग सर चार्ली पांच। मुंगर। हाँ चार्ली मोंगेर सर, वेरी गुड सर, बहुत फेमस फेमस है, चाहे इंडिया का ले लो बाहर का ले लो। पीटर ये लेंज। एग्जैक्टली पीटर लिंच। ठीक है। तो ये सब इन्वेस्टर्स इतना फेमस क्यों हुए? बिकॉज ये हार्डली कोई तो ऐसा भी बोलते हैं सर, जस्ट पिक 2 to 3 स्टॉक्स। क्या कहते हैं? कोई कहते हैं सर जस्ट 2 to 3 स्टॉक्स, 2 से 3 स्टॉक ही चूज करो, ज्यादा नहीं। और उसी में अपना पूरा मन प्राण डाल दो, रिसर्च डाल दो, और वहां से आप करोड़पति बनो। ऐसे कहते हैं सब। कहते हैं मतलब देखो, मैं तो किसी का चेक करने नहीं गया, फिर भी कहते हैं, अपने झुंझुनवाला कोई देख लो, 400 करोड़ से भी ज्यादा नेट वर्थ है उनका। झुंझुनवाला ने मेनली इनकम किया टाइटन से।
टाटा का जो कंपनी है टाइटन, उस टाइटन से उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं किसी का भी एग्जाम्पल्स अभी यूज नहीं कर रहा। जरूरी नहीं कि जो झुंझुनवाला मतलब राकेश झुंझुनवाला जी ने जो सोचा ऐसा और कोई सोच नहीं सकता, उससे भी बेहतर सोच आने वाला है सर। मतलब फॉलो करो किसी को, बट आंख बंद करके नहीं। आपके पास भी बेहतर स्टॉक हो सकता है, आपका सोच भी बढ़िया हो सकता है। किसी को कॉपी बुक फॉलो मत करना, अपना रिसर्च अपना होता है, ठीक है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, है ना। मतलब सीरियसली बाकी सब सपने होते हैं, अपने ही अपने होते हैं। इसका मतलब एकदम मेरा सिंपल कहना है, आपका खुद का रिसर्च ही आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। ऐसे कहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे बड़ा मतलब टीचर होता है। मतलब चाहे जैसे कल गुरु पूर्णिमा था, किसी किसी स्टूडेंट ने मेरे को गुरु पूर्णिमा बोला, मैं बोला भाई गुरु बनना मतलब बहुत मुश्किल का काम है। मैं अभी तक एक शिक्षक ही बना हूँ, मतलब गुरु बनना मतलब एक अलग ही लेवल। जो भी हो, पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आप अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने आप को स्किलफुल बनाते हो, वो पर्टिकुलर स्किल आपको बहुत बेहतर जगह में लेके जाएगा। तो एक्चुअली आज का जो इक्विटी रिसर्च है ये कुछ इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है कि स्किल बनाना, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना। चलो सर देखते हैं क्या है, ठीक है। इधर उधर का बात करके फायदा नहीं है, जस्ट चेक करते हैं कि क्या है इक्विटी रिसर्च। जस्ट मुझे थोड़ा सा बताना कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा सर नहीं है। नहीं है ना, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सब। जस्ट अ सेकेंड रुको, जस्ट अ सेकेंड। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि ये इक्विटी रिसर्च, बहुत लोग बोलते हैं कि समझ नहीं आता कौन सा ये स्टॉक में लॉस हो गया, वो स्टॉक में लॉस हो गया। अरे सर ये लॉस प्रॉफिट तो सिचुएशंस के साथ ही चलता रहता है, बट आपका रिसर्च आपको फेमस बनाता है। तो आप रिसर्च करते चालू करो, देखो कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। ओके ओके सर, चलो ठीक है, मिला है मुझे जो चाहिए था। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप मुझे जस्ट हेल्प कीजिएगा। आज एक स्पेशल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आप लोगों को, मोट। ऐसे पहले मैं मोट के बारे में क्लास किया था, मोटिव वॉरेन बफेट पे, हाँ, उसका क्लास मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, जिन लोगों ने उस टाइम पे बाई चांस मिस करके रखा था। तो मैं मोट के बारे में बात करूंगा और ओवरऑल जो फंडामेंटल डिस्कशंस है इक्विटी रिसर्च पे, मैं उसमें भी बात करूंगा। तो स्क्रीन शेयर है, मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। है ओके सर। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरा आज का डिस्कशन है इक्विटी रिसर्च। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? हाँ आप सर, लोग हाँ सर। ओके सर। तो इक्विटी रिसर्च कैसे करना है? ऐसे कंपनी तो ढेर सारा है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि कोई कहते हैं कि 2 से 3 स्टॉक लो और उसी में अपना जी जान लगा दो। हाँ सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? अनम्यूट किया किसी ने। हेलो, ओके। कोई कहते हैं सर 5 से 6 स्टॉक लो, जस्ट 5 to 6 स्टॉक्स, मैक्स टू मैक्स आप 20 स्टॉक्स तक जा सकते हो। बट 20 स्टॉक्स मतलब 20 कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट डालना, मतलब 20 कंपनी में पीएचडी करना। और 20 कंपनी मतलब सर 20 टाइप्स ऑफ बिजनेस। यस और नो? हाँ सर, क्या आपको बात समझ आ रहा है सर? 20 बिजनेस में अगर आप अपना मतलब इन्वेस्टमेंट डालोगे, तो 20 बिजनेस मतलब 20 कंपनी मतलब 20 टाइप्स ऑफ बिजनेस। इवन किसी किसी कंपनी का तो 3-4 टाइप है। मतलब एक बिजनेस समझने में लोगों का जिंदगी बीत जाता है। 80 टाइप्स ऑफ बिजनेस मतलब अगर एक बिजनेस में 3 तरह का बिजनेस होता है एक कंपनी में, जैसे टाटा का बिजनेस देख लो, ठीक है। आप रिलायंस का बिजनेस देख लो, रिलायंस तो एक बिजनेस के अंदर कितना सारा बिजनेस करते हैं। हाँ सर, रिलायंस एक बिजनेस के अंदर उसका ऑयल रिफाइनरी है, केमिकल है, इवन जियो का जो एरिया है दैट इज ऑटो, क्या बोलते हैं उसको, डेटा या फिर नेटवर्क जो बिजनेस है, नेटवर्किंग बिजनेस। मतलब रिलायंस इतना सारा बिजनेस को एक साथ रखा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और उसको आप रिसर्च कर रहे हो। तो एक बिजनेस नहीं है उसका, 2-3 बिजनेस आपके सामने आ जाता है। फिर आपका अगर आप आईटीसी देख लो, आईटीसी मतलब सर होटल है, आईटीसी मतलब एफएमसीजी है, आईटीसी मतलब सिगरेट, जिसके बारे में बोलना ही भूल गया। आईटीसी मतलब सिगरेट, आईटीसी मतलब एफएमसीजी, आईटीसी मतलब होटल। एक बार एक बात हो रहा था कि आईटीसी अपना सबको सेग्रीगेट कर देगा, मतलब अलग अलग स्टॉक निकालेगा मार्केट में, सिगरेट का अलग, एफएमसीजी का अलग, होटल का अलग। बट अभी प्रोसेस चल रहा है, आई डोंट नो इस पॉइंट में कुछ काम किया कि नहीं किया। बट बेसिकली मेरा कहना आपको यही है कि एक आईटीसी का स्टॉक देखना, इसका मतलब सिर्फ आईटीसी देखना नहीं होता, एक कंपनी का रिसर्च नहीं है।
4 5 तरह का बिजनेस भी उसके अंदर छुपा होता है। क्या मेरा बात सही है सर? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि रिसर्च का हाँ सर। मतलब उसका बिजनेस को रिसर्च करना। और जब बात बिजनेस रिसर्च का हो जाए तो आपको उस बिजनेस के बारे में अता पता होना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्या बिजनेस है, कैसे कमाते हैं, कहाँ से इनकम करते हैं। आंख बंद करके थोड़ी ना रोज छक्का होता है सर। हाँ, जो लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में, दे ऑल नो कि कहीं मतलब कभी कभी आंख बंद करके छक्का हो सकता है ना सर। ये जो सिक्स लगता है ना, ये जो सिक्स लगता है कभी कभी हो सकता है आंख बंद करके। ये जो नॉर्मल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये छक्का लगाते हैं कई बार, बट सर आंख बंद करके आप बार बार छक्का नहीं लगा सकते। कभी छक्का होगा तो कभी बोल्ड हो जाओगे, तो छक्का करके जो कमाया था वो भी बोल्ड होके आप गवा दोगे। बोल्ड मतलब बेसिकली एकदम कॉटन बोल्ड, मतलब एकदम बोल्ड हो जाना। तो कभी कभी ये छक्का अच्छा लगता है, बट अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो तो आप इजीली बोल्ड हो जाओगे। सिंपल बात है, सिंपल। अब इसी इक्विटी रिसर्च को जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये मोट के बारे में कुछ बताता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस। इसके बारे में मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा सर, ये क्लास मैंने करा चुका। आप लोगों को मैं बस ड्यू डिलिजेंस शेयर करूंगा एक बार। रिसेंटली मैंने करवाया था, मे बी किसी ने मिस किया, किसी ने शायद किया हो, बट जिन्होंने मिस किया डोंट वरी सर, आपको मैं ड्यू डिलिजेंस का डिटेल्स चर्चा हुआ है मैं शेयर करूंगा। उसमें इक्विटी रिसर्च का जो इंट्रोडक्टरी एरिया है उसमें मैंने बात किया, ठीक है। और उसमें मैंने और एक स्पेशल पॉइंट पे बात किया, दैट इज मोट। मोट जो है ना सर, ये देख सकते हो आप। मोट मतलब बेसिकली आप इसको मोटिव समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में मोट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस। मतलब सिंपल बात है, जब भी आप कोई स्टॉक को चूज करते हो तो उस स्टॉक को चूज करने के पीछे आपका मोट क्या है। और इस मोट जो वर्ड है ना, इस मोट वर्ड को, इसको इकोनॉमिक मोड बोलते हैं। मतलब किसी भी स्टॉक को चूज करने के टाइम पे, किसी भी बिजनेस मॉडल को चूज करने के टाइम पे आपका एक मोड होना चाहिए। इस पर्टिकुलर वर्ड को पॉपुलराइज किसने किया सर? वॉरेन बफेट ने, ठीक है। वॉरेन बफेट ने इस पर्टिकुलर वर्ड को मोट, इस मोट वर्ड को पॉपुलराइज किया। अब ये पॉपुलर क्यों बना है और इस मोट के पीछे क्या है? जैसे कि आप आइचर मोटर का स्टॉक में अगर देखोगे, टीवीएस का देखोगे, रॉयल एनफील्ड को देखोगे, ठीक है, आपके सामने बिजनेस का मोट नजर आना चाहिए कि भाई बिजनेस क्या है, क्यों कर रहा है, उसका कुछ चेकलिस्ट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है। तो बेसिकली ये ड्यू डिलिजेंस एंड मोट के बारे में मैंने डिस्कस कर चुका, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। इसमें कुछ चेकलिस्ट पॉइंट है, वो भी मैंने पहले भी शेयर किया और आज भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ऐसे अगर मैं चेकलिस्ट बताऊं, आप लोगों को चेकलिस्ट के बारे में पता है, जैसे कि किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चेक करना चाहिए। और ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या सिग्निफाई करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर, डेब्ट लेवल, इन्वेंट्री लेवल, सेल्स वर्सेस रिसीवेबल्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, रिटर्न ऑन इक्विटी, बिजनेस डाइवर्सिटी, सब्सिडियरी, डोंट वरी मैं सारा का सारा डिस्कस करूंगा डिटेल्स में, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये भी बस मैं पॉइंट को एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, आपको समझाऊं, मतलब समझाना पड़ेगा कि ये सब पॉइंट आपके लिए कितना वाइटल है, सब्सिडियरी का पॉइंट। तो बेसिकली और साथ में और एक स्पेशल पॉपुलर पॉइंट है जो मुझे इक्विटी रिसर्च में आपको सिखाना होगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर वैल्यूएशन मेथड ऑफ इक्विटी। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चूज करने के लिए बहुत ही पॉपुलर मेथड माना जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, या फिर इसको डीसीएफ एनालिसिस भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर फाइनेंशियल एनालिसिस, वेरी वेरी पॉपुलर फाइनेंशियल एनालिसिस। इस तरह का फाइनेंशियल एनालिसिस किसी भी कंपनी का स्टॉक को समझने के लिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मैं अभी तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्विटी रिसर्च करने वाले हैं। गुड इवनिंग शुभो। है शुभो दादा, आवाज गुड अच्छे? इवनिंग। गुड इवनिंग। है अच्छा। ओके, तो इक्विटी रिसर्च में हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई करना क्या होता है स्टॉक चूज करने के बाद, स्टॉक चूज करने से पहले, मतलब एक बिफोर चूजिंग द स्टॉक एंड आल्सो आफ्टर चूजिंग द स्टॉक। तो ये जो मैं आपको मोट के बारे में बता रहा हूँ, इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे में जैसे मैं आपको बोला इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस का मैंने प्रीवियसली क्लास करा चुका हूँ। अगर किसी का नहीं है क्लास किया हुआ तो मैं उनसे शेयर करूंगा सर, आज ही शेयर कर दूंगा। आप लोग जरूर इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस को प्लीज एक बार गो थ्रू करना। और क्योंकि वो बेसिकली इक्विटी रिसर्च का इंट्रोडक्टरी एरिया है, ठीक है। और उसमें मैंने एक स्पेशल पॉइंट में बात किया था, दैट इज दी मोट। मोट मीन्स जो वॉरेन बफेट ने बताया बेसिकली कि बिजनेस के में, मतलब बिजनेस का मोट क्या है, इकोनॉमिक मोट क्या है बिजनेस का, जो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत वाइटल है। तो अभी मैं मोट को थोड़ा स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। बट
मैं अभी आपको इक्विटी रिसर्च में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इक्विटी रिसर्च को हम लोग कुछ 3 स्टेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ठीक है। तो स्टेज 1 में पहले रीडिंग करेंगे एनुअल रिपोर्ट एंड डिटेल मैनर में। ऐसे देखो, आप सभी को एनुअल रिपोर्ट रीड करना तो समझ ही गए होंगे, है ना। तो एक पॉइंट में कुछ पॉइंट को थोड़ा सा समरी के लिए आपको बता दूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक आइडिया कैन कम फ्रॉम एनी सोर्स। आप जब किसी भी स्टॉक को चूज करते हो, सपोज यू वांट टू बाय अदानी, सपोज यू वांट टू बाय आईटीसी, यू वांट टू बाय जोमेटो, जो भी आप चूज करना चाहोगे, ये आइडिया आपको किसी भी सोर्स से आ सकता है। बट पॉइंट इज दैट, जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना कि सर क्या जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे बहुत लोग मुझे पूछा था कि सर क्या जोमेटो में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने बोला था सर एकदम लिस्टिंग गेन तो भरपूर होगा, और हुआ भी, हुआ कि नहीं हुआ लिस्टिंग गेन जोमेटो में। हेलो। हाँ सर, एकदम 51% लिस्टिंग गेन हुआ तो। एग्जैक्टली, लिस्टिंग गेन होना ही था, बट सिर्फ बिजनेस नेगेटिव में है। जोमेटो का जो बिजनेस है, प्रॉफिट अगर एरिया देखो तो वो नेगेटिव है। तो क्या सर হ্যালো इन दिस, हाँ बोलो। বলছি দাদা জোম্যাটোর ক্ষেত্রে তো আমিও বলেছিলাম যে আইপিওটা ভালো হবে यह है কিন্তু तो ওটা भी, हाँ बोल। বলছি ওটা ভালোই ছিল কিন্তু এটা মনে হয় না যে অতটা গ্রোথ হবে কারণ যদি ওই রকম ভাবে দেখো ওলা বা উবেরে সেম কনসেপ্টেই কিন্তু চলে কিন্তু আগে যদি এরকম মানে মার্কেটে যদি কম্পিটিটর তো রয়েছে ওরাও যদি লিস্টিং করে তাহলে ওটা ডাইভার্ট হয়ে যাবে আর 5 বছরের জন্য ঠিক আছে ভরপুরটা রিটার্ন দেবে কিন্তু তারপরে এই স্টকটার ওরকম চলবে না মানে আমার পার্সোনাল नहीं, अभी भी मेरे तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि सर 5 साल बाद एक्चुअली जोमेटो का एक्चुअल बिजनेस पता चलेगा। अभी तो ये लॉस में ही है। अगर आप इसका फाइनेंशियल देखोगे तो फिर रिसेंटली अब थोड़ा बहुत मतलब लॉस को कम किया है, बट स्टिल अभी बहुत कुछ करना है, स्पेशली जब तक जोमेटो का बिजनेस सिस्टम इंडिया के गांव-गांव या छोटा-छोटा शहर तक नहीं पहुंचता है ना, तब तक इस पे, इसके बिजनेस के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। ओके, एग्जैक्टली, दीज आर दी पॉइंट्स। ये सब जो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है ना, यही सब सवाल का जवाब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कि जब भी कोई भी स्टॉक आप चूज करो, आप कुछ क्वेश्चन यार रेडी करो, ठीक है, और उसमें रिसर्च करो, और सच बताऊं सर पीएचडी करो, सिंपल बात है, कंपनी पे पीएचडी। अब इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टॉक आइडिया कैन कम फ्रॉम एनी सोर्स। आपके मन में कहीं से भी स्टॉक आइडिया आ सकता है। सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड जनरल ऑब्जर्वेशन इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। जनरल ऑब्जर्वेशन या कॉम्पिटेंस मतलब मार्केट में जिस कंपनी को लेके आप बात कर रहे हो उसका जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, लोग क्या सोचते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। कई बार लोग गलत भी हो सकते हैं, बट फिर भी ऑब्जर्वेशन तो लेना चाहिए ना, चाहे लोग गलत हो सही हो, बट एज एन एनालिस्ट आपको ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। जब आप एक इक्विटी में रिसर्च करते हो, आपको ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। It is advisable to have a watch list which includes stock that look interesting. Obviously, जो stock आपको interesting लगे उसको आपको watch list में डालना चाहिए। जैसे आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, चाहे आप स्टॉक्स हो, व्हाटएवर, जो भी कंपनी में आपका ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग अकाउंट है, आप वहां पर वॉच लिस्ट बना के तो देखते ही होंगे। तो आप देखो, ऑब्वियसली देखो, लेकिन ये देखने के लिए कुछ पॉइंट देखना होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विटी रिसर्च। तो मैं उसी में बात करूंगा। Once a stock is identified, we should look for sustainable moat। यही इसी के बारे में बात कर रहा था कि जब आप किसी भी स्टॉक को चूज करते हो ना, तो आपको उसका सस्टेनेबिलिटी के बारे में, मोट मतलब सर जो वॉरेन बफेट ने बताया, मैं वही आपको बोल रहा, इकोनॉमिक मोट मतलब बिजनेस है कि नहीं है। कई बार ऐसे होते हैं कि मार्केट बेरिश मोमेंट में है, मार्केट डाउन जा रहा है, लेकिन क्या फिर भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? सर अगर सस्टेनेबिलिटी दिख जाए तो करना चाहिए, सिंपल बात है, बड़ा ही सिंपल बात है, बट थोड़ा रिसर्च चाहिए। मतलब आप मेरा बात समझ रहे हो, मार्केट बेरिश है, मार्केट डाउन जा रहा है, बट क्या बिजनेस में दम है? क्या बिजनेस का सस्टेनेबिलिटी है? क्या ये इसका फ्यूचर है? उसी में तो आपको सोचना है। अगर मार्केट बियरिश में भी बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी है तो फिर क्यों चूज ना करे, क्यों चूज ना करे, एकदम चूज करना चाहिए। बट उसके लिए वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिसर्च एंड पीएचडी ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको इतना रिसर्च का जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग में बस आपको शॉर्ट टर्म देखना है कि भाई मूवमेंट होगा, डाउन होगा, मतलब बेरिश होगा, बुलिश होगा, ठीक है। ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट जो सच में रीच करते हैं, जो सच में करोड़पति बनाते हैं लोगों को, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसका माइंड सेटअप अलग होता है।
ठीक है, मतलब इट्स लाइक T20 क्रिकेटर बनोगे कि टेस्ट क्रिकेटर बनोगे, ठीक है। T20 क्रिकेटर आते जाते रहते हैं, बट इन्वेस्ट मतलब जो टेस्ट क्रिकेटर होते हैं जो बनते हैं तो फिर एकदम विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनते हैं। तो एग्जैक्टली आप क्रिकेटर ऑफ द ईयर मतलब स्टॉक इन्वेस्टर ऑफ द ईयर बनना चाहते हो या फिर जस्ट आते जाते रहोगे, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू। आप दोनों बन सकते हो, वो भी आपके पास है। Due diligence process involves understanding the business, running the checklist to understand its financial performance and the valuation exercise. तो यही करने वाले हैं। Wait, when it comes to understanding the business, one should be completely thorough with the business operation of the company. आप समझ रहे हो कि अगर आप 10 स्टॉक चूज करते हो आपके पोर्टफोलियो में, बहुत है 10 स्टॉक चूज करना। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में 10 स्टॉक चूज करना बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 5 to 6 इन जनरल बहुत अच्छा होता है, बट 10 स्टॉक बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों? एक साथ इतना सारा पीएचडी पॉसिबल नहीं होगा। एक जो नॉर्मल प्रोफेसर बनते हैं, पीएचडी करते हैं, है ना, पीएचडी के रिसर्च पेपर जमा करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिसर्च करते करते उन लोगों का मतलब क्या हालत होता है आप लोग जानते हो। यहाँ पर तो मैं आपको एक पूरा कंपनी और कंपनी के अंदर बिजनेस मॉडल में रिसर्च करने बोल रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली मेहनत थोड़ा ज्यादा है, बट फिर भी मेहनत का फल मीठा भी होता है ना। वेट कर जाओ, इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं। तो चेकलिस्ट कैसे इंप्रोवाइज करेंगे वो सीखना है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग सीखेंगे इक्विटी में, DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब बिजनेस का रियल वैल्यू पहचानना। ठीक है, मैं आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिखाता हूँ, वेट करो। आप लोग आजकल ये बड़ा पॉपुलर एक वेबसाइट बना है, इकोनॉमिक टाइम्स, जीरोधा जैसे कंपनी का बैक है, टिकट टेप बोल के, जैसे मनी कंट्रोल जैसा ही है। मनी कंट्रोल में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर साइट में जब भी आप विजिट करोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो ये लोग भी मार्केटिंग करते हैं, ये लोग भी स्टॉक को प्रमोट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इनको पैसा मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, बट ये अपने एक एनालिसिस जरूर देते हैं जिसमें इनका बिजनेस टिका रहता है। लेकिन एक पॉइंट है सर, जैसे ये मैंने आईटीसी का ओपन करके रखा, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? रिसेंटली एक्चुअली लास्ट फ्राइडे को आईटीसी का इंट्राडे बहुत जबरदस्त मूव किया है। किसी ने किया था क्या? मैंने पोजीशन लिया था। आईटीसी का इंट्राडे जबरदस्त पोजीशन लिया सर, 207 से 212। आईटीसी जैसे स्टॉक में, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट आने वाला था, ये क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाला था, एनुअल रिपोर्ट बोल रहा हूँ, क्वार्टर रिजल्ट्स में आईटीसी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जंप किया। खबर है आप लोगों के पास? हेलो, अरे है कि नहीं? यस ना। तो बेसिकली चलो सर, वो मैं बाद में बात करता हूँ, ये सब तो बात होता रहेगा, बट हमें सीखना पड़ेगा। तो ये आईटीसी का जो मैं बात अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का चेक करोगे तो आपके सामने ना ये बहुत सारा एनालिसिस यहाँ पर दिखता होगा, ठीक है। अब ये सब का मतलब तो आप लोग क्लास में सीख ही रहे थे, पी रेशियो, पीवी रेशियो, सेक्टर पी, सेक्टर पीवी, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट, इवन डिविडेंड यील्ड के बारे में भी आप लोगों ने सीख किया है। बट और एक चीज भी आपको देखने को मिलता है, मनी कंट्रोल चेक करो, कोई भी एनालिसिस एनालिटिकल वेबसाइट वगैरह चेक करोगे, आपको यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू दिखता है। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, लाइक ज्योति है, प्रिया है, शुभो भी पढ़ा है, बहुत लोग हैं जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े हो या फिर पढ़ते हो मेरे पास, या फिर कहीं पे भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो तो वहां पर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बहुत सुनते हैं, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस करना पड़ता है IV0 बोल के, ठीक है। ठीक है, अब फाइनेंस में इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं सर कि अगर आप फाइनेंस को समझते हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है सर एक्चुअल वैल्यू और ओल्ड वैल्यू। मतलब हर एक प्रोडक्ट का, हर एक स्टॉक का एक अपना वैल्यू होता है। अगर वो वैल्यू से ज्यादा है मतलब ओवर वैल्यूड है, अगर वो वैल्यू से कम है मतलब अंडर वैल्यूड है, अगर वो पैरेलली है तो एट पार है। तो आप कौन सा स्टॉक लेके रिच बन सकते हो? ओवर वैल्यूड स्टॉक, ओवर वैल्यूड इंट्रिंसिक वैल्यू, अंडर वैल्यूड इंट्रिंसिक वैल्यू, या एट पर? कौन सा स्टॉक चूज करके रिच बन सकते हो? अंडर वैल्यू सर। ऑब्वियसली या तो अंडर वैल्यूड या फिर ओके टाइप वैल्यू, मतलब एट पर वैल्यू। आप दोनों केस में रिच बन सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो एनालिसिस दिया गया है, कहा जा रहा है सर करेंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप आईटीसी का बिजनेस मॉडल को देखोगे उस हिसाब से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू करेंटली थोड़ा लो जा रहा है,
212 एज पर आईटीसी। लेकिन किस रिसेंट ट्रेंड में आईटीसी का जो मेन बिजनेस का प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट है दैट इज आपका उसका जो सिगरेट बिजनेस है उसको लेके थोड़ा मुश्किल चल रहा है। बट आईटीसी अपना बिजनेस पोर्टफोलियो मॉडल को भी चेंज कर रहा है। ठीक है, मैं अभी आईटीसी में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट द आईटीसी एनालिसिस क्लास। मेरे को बस आपको इतना कहना है कि जब कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना है उसके लिए डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक एक बहुत फेमस टेक्निक माना जाता है। उसके साथ साथ इक्विटी रिसर्च, मतलब इक्विटी रिसर्च का 2-3 स्टेज है जिसमें हम लोगों को एक्चुअली ये सब समझ में आएगा। मतलब रिसर्च देखो सर, जब आप देखते हो देख के करना, मतलब सपोज मानो कि यहाँ पर दिया हुआ है और आप इसको चेक कर रहे हो, अरे भाई अच्छा बोल रहे हैं, 74% लोग बोल रहे हैं कि भाई खरीदना चाहिए। अरे भाई बोल तो देता है लेकिन उसके बाद क्या होता है वो तो इन्वेस्टर को पता है ना। तो ऐसा नहीं हो तो टीवी में भी हजारों लोग बोल रहे हैं कि भाई ये स्टॉक अच्छा है वो स्टॉक अच्छा है, तो फिर क्या सभी कोई उस स्टॉक में पैसा लगा के रिच बन जाए? अपना एनालिसिस, मैं बोला ना बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। अब जब तक आपका खुद का एनालिसिस ना हो ना किसी मैटर पे, या फिर अगर कोई रिसर्चर या फिर कोई रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, चाहे किसी भी ब्रोकिंग फर्म का हो, चाहे किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का या किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ग्रुप से या किसी भी म्यूचुअल फंड ग्रुप से, कोई भी स्टॉक के बारे में कुछ भी क्यों ना बोले, आपका खुद का रिसर्च एनालिसिस होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। नहीं तो पढ़ने का क्या फायदा? तो फिर आप किस बात के लिए पढ़ाई कर रहे हो? आपको भी पता होना चाहिए। तो एग्जैक्टली कोई सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, या फिर आपका एनालिसिस उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में क्या है, या फिर सबसे पहले कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जब मार्केट ओवरबोट जोन में, जैसे यहाँ पर एक बता देते हैं आईटीसी का स्टॉक क्या अभी खरीदना चाहिए, बोलते हैं कि नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबोट जोन। ये इनका एनालिसिस है। अब ये रॉन्ग भी प्रूव हो सकता है, ये रॉन्ग भी प्रूव हो सकता है, या फिर ये सही भी प्रूव हो सकता है। लेकिन ये कितना सही बोल रहा है या कितना मतलब सही नहीं बोल रहा है, इसका फर्क आप कैसे करोगे? उसी के लिए तो इक्विटी रिसर्च है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि इक्विटी रिसर्च क्यों करना है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? यस सर। ओके सर, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं एक एक करके, धीरे धीरे बात करेंगे, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे बिकॉज द वेरी मतलब क्रिटिकल एरिया भी बोल सकते हो, बट क्रिटिकल चीजों को थोड़ा सा शांति दिमाग से करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा शांत दिमाग से। और आपको बहुत पढ़ने का आदत होना चाहिए। सर आदत कैसे बनाओ? ओके चलो सर, इंटरेस्ट जो होता है ना सर किसी भी चीज में, वो आदत बना देता है। तो इंटरेस्टेड किसी भी चीज में आप अगर इंटरेस्टेड हो जाते हो ना तो आपका आदत बन जाएगा, तब आप वॉरेन बफेट भी बन सकते हो। सर वॉरेन बफेट क्यों बनना है? आप खुद बनो जो आप हो। ओके, अनिमेश द बिलियनियर बनेगा, विक्रांत द बिलियनियर बिलियनियर या ट्रिलियनियर बनेगा। नहीं सर, बिलियनियर तो बनूंगा 30-40 साल बाद। इतना समय लेगा? अच्छा ठीक है, जब मर्जी बन जा। नहीं सर, पैसे बनाने में तो टाइम लगेगा। हाँ बोलो। पैसा बनाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। हाँ ऑब्वियसली टाइम की हर चीज पे जरूरी होता है। ठीक है, आप अपने टाइम हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जब बनना है बनो। हाँ नहीं सर। मैं मजाक से नहीं बोला, मैं सीरियसली बोला बिकॉज तो भी स्टॉक मार्केट में इतना डिटेल्स पढ़ाई करने का क्या मतलब है जब तक आप किसी भी आपका ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए ऑब्वियसली। वेल्थ क्रिएट करना, पैसा बनाने में कोई बुराई थोड़ी है, एकदम कोई बुराई नहीं है। और बुराई तो छोड़ो, बहुत अच्छा है, आप अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सकते हो, आपका शौक पूरा कर सकते हो, और सबसे बड़ी चीज समाज का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके सर रोशनी। पैसा बनाना भी एक कला है। हाँ एकदम सर, पैसा बनाना हमेशा कला ही होता है। पैसा बनाना ऑब्वियसली कला होता है, इट्स आर्ट। हर चीज एक आर्ट होता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना एक आर्ट होता है, कोई भी इंजीनियरिंग करना, डॉक्टरी करना, हर चीज में एक आर्ट होता है। हर चीज का एक अपना नेचर होता है। एकदम सही बोल रहे हो आप। चाहे आप हर्षद मेहता का मतलब कॉन्सेप्ट समझो या झुंझुनवाला, जो भी हो, पैसा बनाना एक कला होता है। जो इसको बनाना सीख जाए या समझना सीख जाए वो बना सकता है। बट सर कहना और बोलना दोनों में थोड़ा सा मेहनत है। रोशनी एंड मोहितोस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दादा। ओके अच्छा, व्हाट टू एक्सपेक्ट इक्विटी रिसर्च में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? देखो हाँ बोल बोल रहे मोहितोस, गुड इवनिंग बोल रही ना कि? हाँ हाँ दादा। ओके ओके ओके, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी रिसर्च से? हैविंग सेट द कॉन्टेक्स्ट इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इज मोट या ड्यू डिलिजेंस। जिन लोगों ने मोट या ड्यू डिलिजेंस का क्लास नहीं किया मैं उनको शेयर करूंगा, ठीक है।
We will now proceed to develop a methodology for conducting a limited resource equity research. क्या करेंगे सर? लिमिटेड रिसोर्स इक्विटी रिसर्च. पॉइंट टू बी नोटेड. व्हाई लिमिटेड रिसोर्स? सर अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं मिल सकता. नहीं सर, हमें आपको नहीं मिल सकता. हम आप जैसे लोगों को अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं मिल सकता. हमें लिमिटेड रिसोर्स से ही काम चलाना पड़ेगा. व्हाई? The reason why I call it limited resource because you and I as a retail investors have access to just few resources to conduct equity research. मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी में पीएचडी करने के लिए, किसी पर्टिकुलर इक्विटी का रिसर्च करने के लिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्स ही होगा. से फॉर एग्जांपल जब मैं आईटीसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आईटीसी के बारे में, तो आपके पास आईटीसी का क्या अवेलेबल होगा? आपको यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल डेटा का क्या बोलते हैं उसको, समरी मिलेगा, और अगर आप एनुअल रिपोर्ट निकालोगे तो एनुअल रिपोर्ट मिलेगा. ओके, और कुछ मार्केट में कुछ रिसर्चर है जो आप लोग जैसा ही पढ़ाई करके रिसर्चर बना है, ठीक है, और उन्होंने कुछ अपने मतलब कंपनी के बारे में कुछ कहा है. इससे ज्यादा आप कुछ नहीं जानते. ये जो फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल डेटा है इसमें आपको इनकम डेटा, बैलेंस शीट डेटा, कैश फ्लो डेटा, ठीक है, इवन ये सब चीज को डिटेल्स में यहाँ पर तो समरी के लिए दिया हुआ है. आप कंपनी को वेबसाइट से जाके लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट निकाल सकते हो, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट निकाल सकते हो. वहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट 4-5 साल का जो भी डेटा है वो आपको मिलेगा, एकदम मिलेगा. तो वहीं से यहाँ पर समरी करके दिया है. तो आप दोनों डेटा को देखो, समरीटिकल डेटा को देखो, और फिर उसी के ऊपर डिपेंड करके आपको कंपनी में एनालाइज करना है और इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में सोचना है. नाउ देयर इज अ बिग पॉइंट, देयर इज अ बिग पॉइंट. लेकिन सर क्या किसी को अनलिमिटेड डेटा मिल सकता है? हाँ सर, बड़े इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, मतलब स्पेशली मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिलता है, जो कंपनी के लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर होल्ड करते हैं, जो कंपनी के बोर्ड्स में होते हैं, ठीक है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पोस्ट में होगा, या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म में अपना जगह बना के रखा है. ऐसे जगह में आपको मिल सकता है, ऐसे जगह में आपको मिल सकता है कि आप अनलिमिटेड डेटा अवेलेबल कर सकते हो. थोड़ा सा समय दो, मैं आपको समझाता हूँ. हाँ बोलो बोलो सर. मिनिमम 1% स्टेक होल्डिंग करने से भी तो एक्सेस मिल सकता है ना कंपनी का पूरा. हाँ ऑब्वियसली 1% स्टेक मतलब आप समझ सकते हो ना, आप ऑब्वियसली आपका जो अमाउंट ऑफ होल्डिंग है वो होल्डिंग आपको कंपनी में वोट देने के लिए या फिर कंपनी के मीटिंग में बात करने के लिए मौका देता है ना. मतलब आपका ओपिनियन का वैल्यू हो जाएगा जब मिनिमम 1% शेयर आप किसी कंपनी का होल्ड करोगे. और 1% मतलब आप सोच सकते हो कि अगर किसी कंपनी का कैपिटल मतलब 3 लाख करोड़ समथिंग है, या समथिंग ट्रिलियन डॉलर है, या बिलियन डॉलर है, उसका 1% का वैल्यूएशन आप समझ सकते हो कितना हो सकता है. ठीक है, हम लोग तो 0.00000000000001 इतना भी नहीं होगा शेयर होल्डिंग में. किसी ने अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हाँ हाँ, हम लोगों को माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स कहते हैं. यस सर, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं. बट हाँ, इस रिटेल में भी कोई कोई है जो मतलब रिच रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल में इन्वेस्ट करते हैं. पॉइंट इज दैट सर, सुन लो फिर क्वेश्चन लेता हूं मैं. Limited resource because you and I as a retail investors have access to just few resources to conduct equity research. These resources are internet जो हम लोग चेक करते रहते हैं हमेशा, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, एनएसई बीएसई के साइड से कंपनी का डेटा, जहां पर इंस्टीट्यूशंस मतलब एफआईआई, डीआईआई जो कंपनी में बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स को एनालाइज कर सकते हैं. भाई कंपनी के कौन काम करते हैं, कितना लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट कौन है. हम लोग तो मैनेजमेंट के बारे में जानने का कोशिश भी नहीं करते. भाई कौन चला रहा है कंपनी जिसके पास मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, बस लोग बोल दिया और हम डाल दिए. फाइनेंशियल तेरा बात किया मैंने, तेरा बात किया मैंने. तू मैनेजमेंट के बारे में कितना जान लेता है? हाँ, मुझे एक चीज बता, तू मैनेजमेंट के बारे में, अच्छा ठीक है, सुमित ने बोला, मोस्ट प्रोबेबली मैं जितना सुन पाया, सुमित बोल रहा है कि हाँ हम देखते हैं. हाँ सर, तुम देखते ही हो, तुम डिटेल्स में कुछ नहीं जान पाते हो. ये अमरन बैटरी का एनुअल रिपोर्ट है, अमरा राजा का. ये अमरन बैटरी का एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पर आपको जो डेटा दिया है, ऑब्वियसली ये डेटा ऑडिटेड है और ये डेटा आप चेक करते हो और उसके ऊपर डिपेंड करके ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो. ये अमरन का चेयरमैन है, ठीक है, ये अमरन के चेयरमैन है डॉक्टर रामचंद्र एन गल्ला. ठीक है, अब गल्ला जी ने यहाँ पर जो भी बोला है, ठीक है, अब देखो सर, गल्ला जी एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन है. इनके जगह अगर आप सोचो कि यहाँ पर अगर रामलिंगम राजू होता तो, हेलो, इनके जगह अगर अनिल अंबानी होता तो, नीरव मोदी होता तो सर, अगर नीरव मोदी होता तो, ऑब्वियसली अगर विजय माल्या होता तो, तब भी क्या उतना रेस्पेक्ट देते?
जितना रेस्पेक्ट आपके मन में गल्ला जी के लिए आ रहा है? ना बात समझ ले सर, बात समझो। आपके सामने ये बहुत बड़ा मार्केट है, आप अपने आप को स्मार्ट जरूर समझो बट बोका भी समझो। सर बोका रहोगे, भूखा रहोगे तो ही जाके सच्चा कुछ कर पाओगे। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझना ना किसी भी फील्ड के लिए अच्छा बात नहीं होता। जब भी हम अपने आप को स्मार्ट समझ लेते हैं ना तब भी बोका बन जाते हैं। तो स्टीव जॉब्स का बहुत फेमस कहानी है कि बोका रहो भूखा रहो, मतलब स्टे हंग्री स्टे फुलिश, सिंपल बात है। बिकॉज आप जब जब स्टे हंग्री रहोगे आपको खाने का मजा आएगा, इसलिए स्टे हंग्री एंड ऑल्सो स्टे फुलिश। जितना अपने आप को बोका समझोगे उतना अच्छा रहोगे सर, क्योंकि आप हर बात को चुपचाप समझोगे, ज्यादा लोगों को स्मार्टनेस दिखाओगे नहीं, और सच में जब सही टाइम होगा सही टाइम पे सही काम कर लोगे। तो इसलिए मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बोका हो या फिर मैं बोका हूं, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, हर किसी को बोका रहना बहुत जरूरी है। और मैं इस बात को बहुत दिल से मानता हूँ कि ये जो बोलते हैं ना बाप रे बाप बहुत चालाक है, अरे चालाक लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, ऐसे कहते भी है बंगाली में, ओती चालाक है गोलाई दौड़ी, ठीक है मतलब ज्यादा चालाकी से कभी भी कोई काम अच्छा नहीं हो पाता है। तो बस अपने आप को बोका रख के चालाक काम हो सकता है। जो भी हो, मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, ये मैनेजमेंट के टॉप में है रामचंद्र गल्ला जी अमरन का, ये भी वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है जयदेव गल्ला। अब बताओ कि ये अपने बारे में कंपनी के बारे में जो कुछ भी बोल रहा है ये अच्छा ही तो बोलेगा। हाँ सर, कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अपने कंपनी के बारे में क्या नेगेटिव बातें बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे क्या? हेलो, नहीं अब सर, नहीं सर, नहीं बोलेगा ना। लेकिन सर वो नहीं सर। अब सवाल वही है सर कि कोई अपने बारे में क्या बोल रहा है, इसको एनालिसिस करने का दम होना चाहिए आप में। जैसे अदानी का बात अगर मैं बात करूं सर, गौतम अदानी, इनको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है बिकॉज कुछ ना कुछ इनके बारे में बात चल रहा है, बिकॉज इनका रिसेंट ट्रेंड में जो, मैं इनके बारे में ज्यादा जानता नहीं, अभी मैं इनको ज्यादा एनालाइज किया नहीं, ठीक है, बट रिसेंट ट्रेंड में इनका इनका जो कंपनी है अदानी के बारे में बहुत सारा सवाल उठा है मार्केट में। तो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी सवाल उठा है, बिकॉज अदानी के बारे में सवाल जब जब उठता है कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सवाल उठता है। तो ये सवाल आपके लिए भी बहुत वाइटल है जब आप किसी भी कंपनी को फंडामेंटल लेवल में चेक करते हो। अगर आप रिसेंट लेवल में अदानी का डेवलपमेंट देखे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी के रिसेंट ट्रेंड में बहुत जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो इतना ग्रोथ कैसे, इतना दिन में एक बिजनेसमैन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था जो अदानी इतना जल्दी ग्रोथ कर रहा है। देयर इज अ क्वेश्चन ऑब्वियसली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत कर रहा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बट कई बार मेरे दिमाग में भी सवाल आता है क्या इनका जो ग्रोथ चल रहा है कि ये सच में सही ग्रोथ चल रहा है या फिर कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है। देयर इज अ क्वेश्चन, मन में सवाल होना चाहिए, रिसर्च का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च। जब भी आप कंपनी के इक्विटी को रिसर्च को करोगे तो ऑब्वियसली आपके मन में सवाल आना चाहिए। अब सवाल को आप ऐसे नहीं कि भाई अदानी ने बोल दिया तो सही बोला होगा, नहीं, अंधविश्वास तो अच्छा बात नहीं है ना। तो एग्जैक्टली आप देखो समझो, 2 3 4 साल 5 साल पुराना डेटा देखो, तब क्या कहा था अब क्या हुआ है। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम टेकिंग काम है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहता हूं सुमित कि हमें जो मिलता है वो जो ऑलरेडी कह दिया गया है वही मिलता है। लेकिन तो सर सर जो, हाँ बोलो। मान के चलिए आज से 5 साल पहले अदानी ने जो बोला हुआ था वो तो सब तो हमको वो 5 साल पहले के एनुअल रिपोर्ट में तो मिल जाएगा कि ये सब करने वाले, ये सब दिया हुआ है उसमें। जी जी एकदम, ठीक है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली क्यों नहीं मिलेगा। अब 5 साल पुराना एनुअल रिपोर्ट निकाल के देखो तो सही, और जैसा कहा है क्या ऐसा वैसा हुआ है कि नहीं वो भी चेक करो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो यही तो है कि कोई भी इंसान अपना मैनेजमेंट के बारे में क्या कहता है और वो मैनेजमेंट उस बात को फुलफिल करने में कितना मेहनत किया है वो आप उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा, है ना। एग्जैक्टली अब देखो बहुत सारा क्वेश्चंस आपके मन में है, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, ये तो बस मैं एक पॉइंट में बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप बड़े मतलब FII हो, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, या फिर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, तो इन दैट केस आपका मतलब कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव या एजेंट बोर्ड में रहता है, ठीक है। तो उनके पास कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स को एनालाइज करने का, कंपनी मैनेजमेंट को एनालाइज करने का, फाइनेंशियल डेटाबेस को देखने का, जैसे अगर इंटरनेशनल लेवल में बात करें तो ब्लूमबर्ग, रियूटर्स, फैक्टसेट, इस तरह के बड़े बड़े फाइनेंशियल एजेंसीज है जिनका कंपनी के बोर्ड के साथ कनेक्शन है, तो उनको डेटा थोड़ा ज्यादा मिलता है कंपेयर टू अस, इंडस्ट्री रिपोर्ट मिल जाता है उनको। सो माय ऑब्जेक्टिव हियर इज टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ वन कैन अंडरस्टैंड ए कंपनी एंड इट्स बिजनेस बेटर विद अ लिमिटेड रिसोर्स ऑफ एट हैंड।
Of course, we will do this exercise keeping the objective perspective, that is to make a decisions on whether to buy or not to buy a stock. बेसिकली ये इक्विटी रिसर्च इसी के लिए है कि क्या स्टॉक को खरीदना चाहिए, whether to buy or not to buy. अब ये whether to buy or not to buy में ढेर सारा सवाल आपके सामने भीड़ करेगा, थोड़ा सा वेट करो, मैं एक एक सवाल आपके सामने लाता हूँ. एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर कि इक्विटी रिसर्च को हम लोग 3 स्टेज में करेंगे. फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस. सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ द चेकलिस्ट. तो एक चेकलिस्ट है, मैं आपको आगे दिखाता हूं ये चेकलिस्ट क्या है. एंड इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेशन. इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेशंस में आपको 2 मिनट पहले ही बात कर रहा था, 10-15 मिनट पहले, कि हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस डीसीएफ के थ्रू से, बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट है किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना. मैं आपको इस पर्टिकुलर यहाँ पर आईटीसी के बारे में, जो येस बैंक के बारे में, देखो यहाँ पर येस बैंक के बारे में इंट्रिंसिक वैल्यू डेटा जो बोल रहा है, इनसफिशिएंट डेटा बोल रहा है. ये एक पर्टिकुलर कंपनी का एनालिस्ट ने यहाँ पर एनालिसिस दिया है. येस बैंक के बारे में बोल रहे हैं कि इनसफिशिएंट डेटा है. हाँ, बिकॉज इसलिए इनसफिशिएंट बोला बिकॉज येस बैंक अभी बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग सिचुएशंस में है. मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो इसका फाइनेंशियल 2 मिनट देखो. येस बैंक का फाइनेंशियल्स अगर आप 2 मिनट चेक करोगे तो इसका आप ईबीडीआईटी चेक करो, या फिर इसका आप फाइनेंशियल बैलेंस शीट चेक करो, इसका प्रॉफिट देखो सर. रेवेन्यू अर्न हो रहा है, थोड़ा सा कोविड के कारण कम हो गया है, ऐसे उसके पहले से कंपनी लॉस मेकिंग है बहुत ज्यादा एनपीए के कारण. जस्ट लुक एट द नेट इनकम, 3488 करोड़ का नेगेटिव लास्ट ईयर, उससे ज्यादा था, उससे पहले थोड़ा अच्छा मतलब पॉजिटिव सिचुएशंस में था. लेकिन अगर आप इसका बैलेंस शीट चेक करोगे, बैलेंस शीट में आपको चौंकाने वाला चीजें मिलेगा. अब इसको बचाया जा रहा है आरबीआई की तरफ से. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30% स्टेक है येस बैंक में, बचाने के लिए. बस ये इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है. कल का एक लॉ का क्लास चल रहा था कंपनी सेक्रेटरीज एंड सीए का, तो उसमें मैं बता रहा था कि किस तरह से इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है. आई लोग आप लोगों में से कोई था वहां पर तो जरूर देखा होगा. आई थिंक ज्योति एंड रोशनी जरूर क्लास किए थे, उन लोगों में भी समझ आ रहा होगा. हाँ रोशनी, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन एग्जैक्टली आप देख सकते हो. जब कंपनी का सिचुएशन बहुत भयंकर होता है ना, तो उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन किया जाता है, बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन. ये एज पर लॉ भी होता है. जस्ट लुक हियर, इसका लायबिलिटी देखो, इसका करंट लायबिलिटी देखो, कितने का लायबिलिटी है फाइनेंशियल ईयर में. 10,05,311, सॉरी मैंने सही बोला, 1 लाख करोड़ का इसका करंट लायबिलिटी है. नॉन करंट है 1,30,000 करोड़ का. टोटल लायबिलिटी देख सकते हैं आप 2,36,000 करोड़ का. दैट मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है इसका. तो ऐसे सिचुएशंस में एनालिसिस करना काफी मुश्किल हो जाता है. ऊपर से कंपनी अभी भी रिकॉन्स्ट्रक्शन स्टेज में है, तो रिकॉन्स्ट्रक्शन स्टेज में तो अभी एनालिसिस करना और मुश्किल का बात है. फिर भी मेरे को बस यही कहना है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू चेक किया जा सकता है. जैसे आईटीसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर पैरामीटर में इसका इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पॉजिटिव साइन है. कहा जा रहा है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से इसका स्टॉक का प्राइस करेंटली नीचे जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इससे ज्यादा है एज पर इसका बिजनेस सिनेरियो, इसका फाइनेंशियल डेटा, एवरीथिंग. तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू पता कैसे करते हैं, वो भी इक्विटी रिसर्च का ही पार्ट है. दैट इज द पॉइंट. तो ये सभी चीज सीखने वाले हैं. तो देखो, तो फर्स्ट थिंग, स्टॉक प्राइस वर्सेस बिजनेस फंडामेंटल्स. इक्विटी रिसर्च में हम लोग चालू हो गए सब, ठीक है. तो पहला बात हम लोग के सामने सवाल आया, स्टॉक प्राइस वर्सेस बिजनेस फंडामेंटल्स. जो दाम आपको दिखाई दे रहा है और बिजनेस के फंडामेंटल के अंदर क्या बात चलता है. When you take up company for research, जब आप किसी भी कंपनी को पीएचडी तौर पे ले रहे हो, पीएचडी मतलब आप समझ रहे हो ना सर, बेसिकली वो आपका रिसर्च पेपर है. द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस as much as possible. आप बिजनेस को समझो. People often miss the crucial step and go directly into the stock price analysis. डायरेक्टली वो स्टॉक प्राइस एनालिसिस में चल जाते हैं, बिजनेस के बारे में समझने उनका कोशिश भी नहीं करते. वेल, जस्ट एनालाइजिंग द स्टॉक प्राइस इज ग्रेट इफ यू हैव अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव. सिर्फ प्राइस को लेके खेलना शॉर्ट टर्म में ओके है, बट अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, अगर आप सच में करोड़पति, मतलब जो बोलते हैं ना सर, वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इज एसेंशियल. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, यू मे वंडर. आप सोच रहे होंगे. वेल, द रीजन इज सिंपल. द मोर यू नो द कंपनी, द हायर इज योर कन्विक्शन टू स्टे पुट विद द इन्वेस्टमेंट, स्पेशली ड्यूरिंग बैड टाइम्स. देखो सर, खराब समय जब आता है ना, तो अच्छे का टाइट हो जाता है, सबको पता है, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे ग्रेडीनेस काम करता है. और अगर आप जरूरत से ज्यादा ग्रेडी बन जाओगे ना, तो मुश्किल में तो आपको भी पड़ना पड़ेगा. अब सवाल वही है कि जब बियर मार्केट काम करता है, उस टाइम पे आप अपना नर्व को ठीक रख पाओगे ना.
एक जो नर्वस सिस्टम होता है ना हम लोग का, वही तो मैक्सिमम प्रॉब्लम करते हैं। कहा जाता है कि इम्पेशेंट लोगों से पेशेंस लोगों के पास पैसा चला जाता है मार्केट में। अब क्या आप पेशेंस रख पाओगे? देयर इज अ क्वेश्चन। अगर आप इम्पेशेंस बनोगे और पेशेंस बनोगे, ये आपके ऊपर है। तो बियर मार्केट जब चलता है तब आपके माइंड में क्या चलेगा? रिमेंबर, ड्यूरिंग बियर मार्केट द प्राइस रिएक्ट एंड नॉट द बिजनेस फंडामेंटल्स। ये सुनो सर, जब किसी कारण से मार्केट डाउनफॉल होता है तो उस पॉइंट में प्राइस पे चेंजेस होता है, क्या बिजनेस का फंडा चेंज हो जाता है? हेलो, प्लीज टेल मी सर, क्या लगता है आप लोगों को? जब मार्केट किसी का, जैसे कोविड के कारण ही ले लो आप कोविड को भी मन में लगा सकते हो, या फिर आप 2008 का लेमन ब्रदर्स, या फिर फाइनेंशियल अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था, चाहे कोविड हो, चाहे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या फिर बीच बीच में शॉर्ट टर्म क्राइसिस रहता है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जाए, गवर्नमेंट का, सर हाँ ऑब्वियसली डिमोनेटाइजेशन हो, गवर्नमेंट का मतलब जो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होना था, या फिर गवर्नमेंट में मतलब पूर्ण बहुमत, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मेजोरिटी में गवर्नमेंट फॉर्म होना अच्छा बात होता है, बट अगर नहीं हुआ तो भी स्टॉक मार्केट में उसका इफेक्ट आता है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, बियर मार्केट का ढेर सारा रीजन होता है, लेकिन सवाल यही है उसमें प्राइस चेंजेस होगा, प्राइस रिएक्ट करेगा, फंडामेंटल इतना जल्दी नहीं चेंज हो सकता। अंडरस्टैंडिंग द कंपनी एंड इट्स बिजनेस वेल गिव्स यू द रिक्वायर्ड कन्विक्शंस। अगर आपके पास बिजनेस के बारे में नॉलेज हो, आपका नाव सही रहेगा। कन्विक्शन टू रीजन आउट व्हाई इट मेक्स सेंस टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक इवन दो मार्केट में थिंक अदरवाइज। मार्केट कुछ अलग सोच रहा है, मार्केट को सोचने दो, बट आप एज एन इन्वेस्टर क्या आप कंपनी के साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? इफ यू नो द बिजनेस देन वेयर इज द प्रॉब्लम? दे से बियर मार्केट क्रिएट्स वैल्यू, ऐसे कहा जाता है। So if you have a high conviction on the company, you should consider buying into the stock during bear market and not really selling the stock. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बियर मार्केट कब बनता है? जब सेल प्रेशर बढ़ जाता है कंपनी में, है ना। अब जो जिनको कंपनी के वैल्यू पे भरोसा है, जिनके कंपनी पे बिजनेस पे भरोसा है, वो बियर मार्केट में डरेगा नहीं, उल्टा उसके लिए और वैल्यू क्रिएशन हो गया। यस और नो? हेलो, आप लोग तो समझते होंगे ये बातें। हाँ सर, हाँ हाँ। लेकिन बियर मार्केट में आप डरोगे कि नहीं डरोगे, ये डिपेंड किस पे करता है? If you know that particular stock clearly, yes ना। अगर मैं रिसेंट ट्रेंड में एक कंपनी के बारे में मुझे याद आ रहा है, अदानी। हाँ, अदानी का, स्पेशली अदानी का बहुत सारा स्टॉक है। मैं एक अदानी पावर लेता हूँ, ठीक है। अदानी पावर रिसेंट ट्रेंड में बहुत जबरदस्त नीचे गिरा है, ठीक है। अदानी पावर, अदानी गैस इज ऑल्सो देयर। लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखोगे, ये स्टॉक देखो धड़ाधड़ नीचे आया है, बट देयर इज अ बिग पॉइंट। इफ यू नो दिस पर्टिकुलर, इवन देखो एनालिस्ट भी चुप हो गए, इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, अभी चुप है, बिकॉज मार्केट में इसके बारे में कुछ डेटा अभी भी मिसिंग है। अब इसीलिए इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज डेटा प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन, अब एनालिस्ट भी चुप है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? अब आपको ऐसे केसेस में, देखो सर, आप भी अपना रिसर्च लगाओ जितना आप समझ सकते हो। तो इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, इफ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, देन आप मार्केट का स्टॉक को छोड़ के नहीं जाओगे, आप स्टॉक के साथ रहोगे। ऐसे देख सकते हो आप, 1 मंथ में ये स्टॉक 121 से नीचे आया है, इतना नीचे आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट 80 की 90s के आसपास। बहुत सारा लोगों का होल्डिंग है, आई नो, ठीक है। तो मतलब इवन अगर लास्ट 1 ईयर में देखोगे तो यही स्टॉक ऑलमोस्ट 165 के आसपास, 152, ठीक है, और फिर अभी यहां पर चल रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये और नीचे जाएगा? जा सकता है। अगर मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक बियरिश है। अब बियरिश हो सकता है, अब बियरिश मूवमेंट में ज्यादातर लोग छोड़ के जाएगा। अब अगर आप कंपनी के स्टॉक के बारे में समझते हो तो फिर आपके लिए वो बाई होगा। इफ यू अंडरस्टैंड दैट कंपनी वेल, इफ यू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस मॉडल वेल, देन यही तो है सर बिजनेस का सीक्रेट। जिसके पास नॉलेज हो बिजनेस के बारे में, वो समझ सकता है। कहना आसान है, बट सीरियसली इसको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए बहुत मेहनत करना होगा। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, डेली कम से कम आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, डेली 2 घंटा। जो भी बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो, अगर एक बिजनेस है तो एक बिजनेस के बारे में, 2 बिजनेस है 2 बिजनेस के बारे में, अगर आप 4 स्टॉक होल्ड करना चाहते हो तो 4 स्टॉक के बारे में, यू हैव टू गिव टाइम। ओके, वेट करो सर, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। Needless to say, this is highly counterintuitive that it takes years to investment practice to internalize this fact. ये कहना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सर, समय लगता है, सालों लग जाते हैं लोगों को। मैं आपको क्या बोला, एक रिसर्च पेपर जमा करने में एक पीएचडी होल्डर हार्डली 4 साल में पीएचडी पेपर एक पर्टिकुलर टॉपिक में जमा करते हैं और फिर उनको पीएचडी दिया जाता है।
यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट के केस में आप डेली पीएचडी करोगे सर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तभी जाके, जैसे झुंझुनवाला ने टाइटन का स्टॉक लेके किया, ठीक है। एक लेडी है, वो क्या नाम है सर लेडी का, उस दिन बता रहा था आप लोगों को, क्या नाम है वो साउथ का, वो भी बहुत अच्छा, क्या नाम है कुछ खन्ना, डॉली खन्ना, डॉली खन्ना, डॉली खन्ना, डॉली खन्ना, उन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक, मेटल वगैरह स्टॉक लेके, नो सिल्का है, नो सिल्का भी है अभी तक। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये उन्होंने एक दिन में नहीं किया, इसके पीछे उन्होंने अपना रिसर्च, अपना एजुकेशन, अपना डे टू डे पीएचडी किया कंपनी के बारे में, तब जाके उन्होंने ऐसा 350 करोड़ 500 करोड़ का जो वैल्यू क्रिएट किया, ऐसे ही नहीं कर दिया। ये देख सकते हो आप, डॉली खन्ना के बारे में 2 दिन पहले ही एक मार्केट न्यूज आया था। अब देखो ये अपने हिसाब से रिकमेंड करता है, ठीक है, डॉली खन्ना लॉन्ग टर्म स्टॉक, रेन इंडस्ट्रीज, फिर बता रहे हैं क्या, एक सेकेंड, असाई संगवान कलर्स, ठीक है, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, मैंगलोर केमिकल्स, शॉर्ट टर्म में बटरफ्लाई केसीपी लिमिटेड, ऐसा कुछ स्टॉक के बारे में इन्होंने काम किया। और डॉली खन्ना रिसेंटली ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास का, 250 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बना के रखा है, ठीक है, 96 से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 96 से, तब जाके आज चेन्नई बेस्ड इन्वेस्टर्स है, ठीक है, 96 से इन्वेस्टमेंट करते करते आज जाके 250 करोड़ का, उनका हस्बैंड का नाम है राजीव खन्ना, जो मैनेज करते हैं इनका सारा का सारा चीजें, मैन्युफैक्चरिंग इन टेक्सटाइल, केमिकल्स एंड शुगर इंडस्ट्रीज, इनका मेन फोकस एरिया है, टेक्सटाइल, केमिकल एंड शुगर। अब आपके पास भी वो मौका है, आप भी बनाओ अपने हिसाब से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट आप जैसे समझ पाओगे, उसी की बेसिस पे आप अपना नेटवर्थ बना पाओगे, सिंपल बात है। अब देखो सर, ये एक दिन में नहीं हुआ, कड़ी मेहनत है, 25 साल का, 25 साल ना सर, हाँ ऑलमोस्ट 25 इयर्स, मतलब मोस्ट ऑफ यू जिनका जन्म शायद उस टाइम पे हुआ था, मुझे जितना समझ आता है, ठीक है, शायद आप उसी पीरियड में जन्मे थे जब से ये मेहनत कर रहा है, और आज जाके देखो 250 करोड़ का ओवरऑल वैल्यू बना के बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग भी ऑलरेडी मार्केट में हो, आप भी अपना वैल्यूएशन क्रिएट किए हो, बट इसमें आप अगर मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करना होगा। इसके लिए जो जेन्युइन चीजें हैं, आपको जेन्युइन चीजें जेन्युइनली करना होगा, और ऑब्वियसली पेशेंस के साथ। तो चलो सर देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। Anyway, moving ahead, the best source to get information related to the business is the company's website and its annual report. We need to study at least 5 years annual report. कम से कम 5 साल का annual report देखना है। मुझे अनिमेश पूछ रहा था कि क्या पुराना रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, 100% चेक करना चाहिए। जाओ जाके देखो, आज का अदानी का रिपोर्ट है, दिस इज आज का अदानी, ठीक है, ये आज का अदानी है, मतलब ये एकदम रिसेंट डेटा है। मैं उस दिन क्लास में आप लोगों को पीबी वगैरह पढ़ाने के टाइम पे बात कर रहा था। दिस इज 2021 मार्च का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, 2021 का। आप पुराना रिपोर्ट निकालो, पुराना रिपोर्ट निकाल के देखो कि कंपनी ने क्या बताया था और कंपनी का सिचुएशंस क्या हुआ, मैनेजमेंट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड साथ में फाइनेंशियल डेटा, सबको पास में डालो, देखो कंपनी का क्या ग्रोथ है, अभी कंपनी क्या बोल रहा है, फ्यूचर में किधर जाना चाहता है, ठीक है। वो एक गाना है ना सर, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, ठीक है। अब फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वो आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है। ओके, तो 5 साल का एनुअल रिपोर्ट, अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज इवॉल्विंग अक्रॉस बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस का साइकिल होता है ना सर, आप लोग जानते हो हर बिजनेस का साइकिल होता है, और वो साइकिल से हर बिजनेस को गुजरना पड़ता है। कोई मुझे बिजनेस साइकिल का वो स्टेज बता सकता है सर, एनीवन? हर बिजनेस का साइकिल है, ऐसा देखने में होता है बिजनेस साइकिल। पहला स्टेज को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, आप लोग जानते हो। ये जो बिजनेस का जो साइकिल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हर बिजनेस को ये साइकिल से गुजरना पड़ता है। इसको बोलते हैं सर, क्या बोलेंगे स्टार्टिंग को? अरे बोलो सर, इकोनॉमिक्स है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। क्या बोलेंगे सर? क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सर? हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, तो बोलो सर, ग्रोथ फेज है। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। ग्रोथ होते होते बिजनेस का जो टॉप पोजीशंस होते हैं उसको बोलते हैं बूम। क्या बोलते हैं? बूम फेज। फिर बिजनेस का डिक्लाइनिंग टाइम आता है, डिक्लाइनिंग फेज। उसके बाद बिजनेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब देखो,
ये तो होने वाला है, ऐसा नहीं कि कोई भी अमर नहीं है दुनिया में, है ना, कोई इमॉर्टल नहीं है, सबको मरना पड़ता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल कितना दिन चलेगा। समय के साथ साथ अगर आप কিন্তু मॉडल को দাদা चेंज, हाँ बोलो। এই গ্রাফ চার্ট কিন্তু দাদা এমআরএফ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। কেন কেন এমআরএফ কেন এই এমআরএফ এর গ্রোথ জন্য প্রযোজ্য নয়? এই গ্রোথ এই না সেরকম ভাবে ইফেক্টেড করেনি, আমি দেখেছি नहीं এটা इफेक्ट अभी तू बात नहीं বহুদিনের समझ रहा है। অ্যানালিসিস। यस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट शुभ, হ্যাঁ 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 तू मेरा बात टाइम समझ। के বুঝতে साथ আপনার अपने কথাটা आप को আমি বুঝতে बदलता পেরেছি। रहता है हाँ बोल बोल। सर। एमआरएफ जो कंपनी है वो टाइम के साथ अपने आप को बदलता Exactly. रहता है। पहले कौन सा रबर चल रहा था, अभी टायर का जो रबर सब मिलता है वो सबका क्वालिटी चेंज कर दिया। ऊपर से वो एग्जैक्टली तो सब दैट इज द क्वालिटी पॉइंट। का मेंटेन करता है ना। थैंक यू सर। अब दैट इज द पॉइंट, यू ऑल आर राइट, कोई भी रॉन्ग नहीं हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ये पर्टिकुलर साइकिल में कितना दिन टिक पाओगे। टाटा 100 इयर्स हो गया, अभी भी बिजनेस में है और अभी भी ग्रोथ कर रहा है। ऐसा फीलिंग आता है ना कि टाटा अभी भी बूम नहीं है, अभी भी टाटा ग्रोथ में है। बिरला मोर देन 100 इयर्स होते जा रहा है, टाटा 100 इयर्स होते जा रहा है, आईटीसी 100 इयर्स हो गया है, अभी भी ग्रोथ फेज दिख रहा है। मतलब आप ये बिजनेस साइकिल में कितना दिन टिक पाते हो, ये आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करते हैं, आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हैं, आपके नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। तो वो भी आप चेक करो। किसी के लिए 100 इयर्स भी कम पड़ जाता है, किसी के लिए 10 साल में खत्म, 10 इयर्स में बिजनेस खत्म। 10 इयर्स आया, जबरदस्त प्रॉफिट दिया और खत्म हो गया। किसी के लिए ये जो फेज है 100 इयर्स में भी खत्म नहीं होता। दैट इज द पॉइंट, यू बोथ आर राइट। आप सभी कोई सही बोल रहे हो। एमआरएफ के लिए सही इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज एमआरएफ समय टाइम टू टाइम अपने आप को बदल रहा है। आप अगर सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर आप इसको चेक करो, आप क्या बोलते हो उसको, अब नोकिया को देखो, आप हिंदुस्तान मोटर को देखो, आप किंगफिशर एयरलाइंस को देखो, आप जेट एयरवेज को देखो। मतलब ये लोग समय के साथ साथ अपने आप को बदल नहीं पाया, मॉडल में चेंजेस नहीं ला पाया, तो बिजनेस को मुश्किल में डाल दिया और बिजनेस अपने आप को जो फेज था वो सारा का सारा साइकिल से गुजरना पड़ा। एग्जैक्टली यही तो आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। सर बोलो सर। कलकत्ता का भी आपका कोई एक टायर कंपनी था ना अपना कलकत्ता से? डनलॉप। हाँ डनलॉप से डनलॉप एग्जैक्टली, डनलॉप बहुत अच्छा है। कौन सा ब्रांड है? डनलॉप ब्रांड का नाम ही डनलॉप है। वो तो अभी कहाँ, वो तो এখনো खत्म আছে हो गया দাদা। कि क्या? না না ডানলপের এখনো বিজনেস চলে। लेकिन ऐसा फैक्ट्री, बहुत सारा फैक्ट्री बंद हो गया है, ये हिस्ट्री पता चलेगा आपको। मुझे नहीं लगता डनलॉप अभी भी है बोल के। ठीक है, डनलॉप पे बाद में बात करते हैं। ओके, मतलब बेसिकली आप लोग पॉइंट समझ रहे हो कि एक्चुअल खेल क्या है। मतलब ये बिजनेस साइकिल हर एक का होता है। अब ये बिजनेस साइकिल यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वेट कर जाओ सर, कुछ चेक पॉइंट है, वो चेक पॉइंट में बात करना है। नाउ अंडरस्टैंड दी बिजनेस। अब बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चेकलिस्ट पॉइंट बनाओ सर, आपको चेकलिस्ट पॉइंट बनाओ। हमेशा जब भी आप पीएचडी चालू करोगे कंपनी के बारे में, आप वो चेकलिस्ट पॉइंट रेडी करना। As a first step towards understanding the business, we need to make a list of questions for which we need to find answers to. इसका आंसर जब तक नहीं मिलेगा और या जब तक आप उसको ग्रीन टिक नहीं कर पाते हो तब तक इन्वेस्ट मत करना। Do note, the answer to all these questions can be found out by reading through the company's annual report and websites. Here are a bunch of questions that I think help us to request or understand business. I have discussed rationale behind each question. चलो सर, हर एक का रैशनल भी दिया हुआ है, मतलब लॉजिक क्या है हर एक क्वेश्चन के पीछे, क्यों चेक करना चाहिए। क्या सबको दिखाई दे रहा है? रोशनी, ज्योति, मोहितोष, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? दिखाई दे रहा है। ওকে অনিমেষ, মহিতোষের আওয়াজ পাচ্ছি না। মহিতোষ, রশনি দেখা যাচ্ছে? জ্যোতি? হ্যাঁ দাদা बोलो सर। ओके हाँ, प्रिया, अच्छा। ओके प्रिया दिख रहा है ना क्वेश्चन? ओके देखो, व्हाट डज द कंपनी डू? फर्स्ट क्वेश्चन एकदम छोटा बच्चा जैसा, मैं बोला ना, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। अपने आप को बोका समझो और अपने आप को एकदम भूखा, जैसे खाने को नहीं मिल रहा है। किस कैसा खाना? बेसिकली नॉलेज का खाना। ठीक है, व्हाट डज द कंपनी डू? करता क्या है? आधा से ज्यादा लोग, आप मार्केट में रिसर्च करके देखो। सुमित को बोल रहा हूँ, सुमित रिसर्च कर। 95% लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे तो लगता है 99% दे डोंट नो कि कंपनी क्या करता है। उन्होंने सिर्फ सुना है कि इसका इस स्टॉक में पैसा लगाने से स्टॉक में इनकम ज्यादा हो जाएगा। ओनली फॉर दैट रीजन वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। जो भी हो, बॉम्बे ऑक्सीजन लाइक बॉम्बे ऑक्सीजन और भी है। टू गेट ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, तो सबसे पहले व्हाट डज द कंपनी डू?
व्हाट आर इट्स प्रोमोटर, इसका प्रोमोटर कौन है, एंड व्हाट आर देयर बैकग्राउंड्स। प्रोमोटर का भी बैकग्राउंड चाहिए। टू नो द पीपल बिहाइंड द बिजनेस, ए सैनिटी चेक टू एलिमिनेट क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्या इन्होंने कभी पहले क्रिमिनलिटी कुछ किया है, इंटेंस पॉलिटिकल एफिलिएशंस एटसेट्रा, क्या सिर्फ पॉलिटिकल पावर में काम कर रहा है। जैसे एक कंपनी का नाम मुझे याद आ रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में अदानी को नहीं लेना चाहता, बिकॉज अदानी का बिजनेस भी है, ठीक है, नॉट जस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दिलीप बिल्डकॉन नाम सुने क्या? हाँ दादा, क्या सर? दिलीप बिल्डकॉन, ये आपका हाईवे बनाते हैं। नहीं सर, पहली बार सुन रहे ना। कोई बात नहीं सर, 7,000 कंपनी है। आप भी कोई स्टॉक बोलोगे, शायद मैं भी नहीं सुना, जरूरी नहीं है हर एक स्टॉक के बारे में हर कोई सुने, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड का मतलब बेसिकली बनाते हैं। कंपनी रिसेंट ट्रेंड में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया है और बनाया भी है। कंपनी जब लिस्टेड हुआ था ऑलमोस्ट ऐसे ही किसी प्राइस में 200 समथिंग में लिस्टेड हुआ था, मोस्ट प्रोबब्ली 2015-16 के आसपास में लिस्टेड हुआ था, ऐसा ही 200-215, हाँ मुझे एग्जैक्टली याद है। तो कंपनी बीच में देखो सर 1140 के आसपास स्टॉक चला गया था विद इन वेरी फ्यू ईयर, ठीक है, और बहुत अच्छा काम किया था कंपनी ने, और इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। रिसेंटली कंपनी उतना भी अच्छा नहीं है, बट थोड़ा बहुत रिजनेबल स्टेज में है अभी, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिटेल्स रिसर्च करना पड़ेगा, मैं तो बस स्टॉक का मतलब प्राइस का जो रैली है वो आपको दिखाया। कुछ मध्य प्रदेश का कोई चीफ मिनिस्टर का कुछ दामाद वगैरह ऐसा कुछ खेल है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बस बोलना नहीं चाहिए ऐसे, बट फिर भी वन ऑफ द केस, ठीक है, ऐसा बहुत सारा खबर आपको मिलेगा। लेकिन सर एफिलिएशन रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एफिलिएशन के साथ क्या बिजनेस है कि नहीं ये भी देखना चाहिए, ओके। और क्रिमिनल बैकग्राउंड तो जरूर चेक करना चाहिए, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है, ओके। व्हाट डू दे मैन्युफैक्चर इन केस इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टू नो देयर प्रोडक्ट बेटर, हेल्प अस गेट ए सेंस ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एनालिसिस बहुत जरूरी है। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जरूर ध्यान दो। डिमांड सप्लाई में मुझे एक चीज याद आया रिसेंटली, अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, एक स्पेशल पॉइंट में बात करूंगा डिमांड सप्लाई पे। बिजनेस में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होता है डिमांड सप्लाई के कारण, वेट कर जाओ, अभी पॉइंट आएगा और थोड़ा डिटेल्स में बोलूंगा। हाउ मेनी प्लांट्स डू दे हैव एंड वेयर आर दे लोकेटेड, कितना प्लांट है उसका, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो, और कहां पर लोकेटेड है। टू गेट ए सेंस ऑफ देयर जियोग्राफिक प्रेजेंस, दुनिया के कहां कहां है। ऑल्सो एट टाइम्स देयर प्लांट्स कुड बी लोकेटेड इन ए प्राइम लोकेशन एंड द वैल्यू ऑफ सच लोकेशन कुड गो ऑफ बैलेंस शीट, मतलब ये बैलेंस शीट में शायद नहीं दिखेगा, मेकिंग द कंपनी हाईली अंडर वैल्यू, शायद उतना वैल्यूएबल, क्योंकि अगर लोकेशन ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है तो बैलेंस शीट में अंडर वैल्यूड शो होता है, तो अंडर वैल्यूड है तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आर दे रनिंग द प्लांट इन फुल कैपेसिटी, क्या अपना फुल कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितना पूरा है रिसोर्सेज सब कुछ यूज कर रहे हैं क्या। गिव्स अस एन आइडिया एट देयर ऑपरेशनल एबिलिटीज, डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट एंड देयर पोजीशनिंग फॉर फ्यूचर डिमांड, ठीक है। ये अपने बिजनेस से भी आप समझ सकते हो मोहितोष। व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, किस तरह का रॉ मटेरियल उनको चाहिए, और रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके गवर्नमेंट का रेगुलेशंस क्या है। हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिपेंडेंसी ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल कुड बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, यस, लाइक कोल के बेस में जो रॉ मटेरियल है ये गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। अदानी पावर के केस में आप समझ सकते हो, अदानी पावर जनरेशन कंपनी है, अदानी भी, रिलायंस भी पावर बनाते हैं, टाटा भी पावर है, बट कोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अगर किसी के ऊपर गवर्नमेंट का रेगुलेशंस है तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो इन दैट केस इसके स्टॉक में गवर्नमेंट का एक डिसीजन इसको इधर से उधर कर सकता है। और द रॉ मटेरियल नीड्स टू बी इंपोर्टेड आइदर, क्या रॉ मटेरियल बाहर से लाना पड़ता है तो कॉस्टली हो सकता है, ऑफ व्हिच नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये सब सवाल है आपके सामने कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ ये अपना प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करते हैं। अगर इसको इंपोर्ट डाला गया है, अगर बाई चांस इंपोर्ट बंद हो जाए या बाई चांस इंपोर्ट में किसी भी तरह का रोक टोक लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो मुश्किल का बात है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये सब पॉइंट में सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है, बट आपका जब इन्वेस्टिगेशन होगा इतना आसानी में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे, आपको बहुत डिटेल्स पढ़ाई करना पड़ेगा। हु आर द कंपनीज क्लाइंट्स और एंड यूजर्स, कंपनी अपना प्रोडक्ट किसको बेचता है। बाय नोइंग द क्लाइंट बेस वी कैन गेट ए सेंस ऑफ द सेल्स साइकिल एंड एफर्ट रिक्वायर्स टू सेल द कंपनीज प्रोडक्ट। कंपनी किसको कितने देरी में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु आर देयर कॉम्पिटिटर्स, इनका कॉम्पिटिटर कौन है, ऑब्वियसली
जैसे मैं जब एक्साइड में बात करता हूँ तो एमआरएन बैटरी सामने आ जाता है, जब मैं आईसीआईसीआई से बात करता हूँ तो एचडीएफसी सामने आ जाता है, जब टाटा मोटर्स के साथ बात करता हूँ तो अशोक लेलैंड सामने आ जाता है। तो ऐसे ढेर सारे सवाल आपके सामने आएगा, ठीक है। हेल्प्स इन नोइंग द कॉम्पिटिटर्स, टू मेनी कॉम्पिटिंग कंपनीज मीन मार्जिन प्रेशर। अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिंग कंपनी होगा तो मार्जिन प्रेशर तो होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे अभी जोमेटो के बारे में सुमित बात कर रहा था ना, सुमित है? सुमित का आवाज नहीं है। सुमित बोल, सुमित आते कि नहीं? पागल नेटवर्क इश्यूज होले पागलावर पाली जाए। सुमित नहीं है, ओके ठीक है चलो। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि कॉम्पिटिटर्स जैसे कि अशोक लेलैंड या फिर जोमेटो के बारे में जैसे बोल रहा था, अगर स्विगी भी लिस्टेड हो जाएगा मुश्किल बढ़ेगा जोमेटो के लिए। उबर ईट्स, उबर भी लिस्टेड हो जाएगा, अगर अमेजन भी सेम बिजनेस में आ जाएगा, ऐसे कहा जा रहा है मार्केट में कि अमेजन सेम बिजनेस में आने वाला है। क्या मेरे पास खबर सही है? जोमेटो जैसा बिजनेस करता है सेम बिजनेस में अमेजन भी आने वाला है, क्या ऐसा मैं सही सुना हूँ क्या? हेलो? नहीं पता सर। नहीं सर, मुझे ऐसा खबर मिला है कि मोस्ट प्रोबेबली अमेजन भी सेम बिजनेस में आ सकता है। जो भी हो, तो इन दैट केस तभी बिजनेस में कुछ दम हो सकता है अगर बिजनेस कुछ इनोवेटिव हो तो। मार्जिन्स आर हायर इफ द कंपनी ऑपरेट्स इन मोनोपोली। ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस मोनोपोली है, डुओपोली, मोनोपोली मींस आप ही आप हो और कोई नहीं है, डुओपोली मतलब आप जैसा हार्डली दो कंपनी है, ठीक है। डुओपोली जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ये सब इकोनॉमी के मार्केट में कहा जाता है। मोनोपोली मींस only one company is there, only one, there is no other company. डुओपोली मींस हार्डली एक दो कंपनी है, जैसे कि अदानी पोर्ट, ज्यादा कंपनी नहीं है, एक दो कंपनी है, वो भी प्रॉपर कंपटीटर नहीं है, ठीक है। तो मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली मतलब जैसे कार कंपनीज के बारे में, ठीक है, आप सोच सकते हो ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली मींस जैसे बहुत ज्यादा कोई नहीं है, ठीक है, बट फिर भी 5-10 कंपनीज है जो मार्केट में लीड कर रहा है। तो कंपनी कैसा है? मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली। ऐसा बिजनेस पे जैसे आपके पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि आप परफेक्ट कंपटीशन भी देख सकते हो, बट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में तो प्रॉफिट एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली स्ट्रक्चर, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब प्योर इकोनॉमिकल एनालिसिस। हु आर द मेजर शेयर होल्डर्स, कंपनी का प्रोमोटर कौन है, प्रोमोटर ग्रुप कौन है, इट हेल्प्स टू नो हु एल्स ओन्स द शेयर ऑफ द कंपनी। इफ ए हाईली सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, जैसे रिसेंटली ये अदानी का जो प्रॉब्लम हुआ है उसमें शेयर होल्डिंग को लेके ही प्रॉब्लम हुआ है कि कौन कंपनी का शेयर होल्डर है, इसी को लेके दिक्कत हो गया। कोई एक क्या नाम जगह का, वो जहां का शेयर होल्डर को लेके दिक्कत हुआ है, सुना है आप लोगों ने? वो क्या नाम है, मॉरिशस। मॉरिशस का कोई शेयर होल्डर 40,000 करोड़ के आसपास का शेयर होल्ड कर रहा है, उनको लेके कुछ सवाल उठा है, इसी को लेके अदानी में प्रॉब्लम बढ़ा था। तो एग्जैक्टली तो investors hold these shares in the company, then it could be a good sign. If a highly successful investors, मतलब अगर good quality investors कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो इट्स अ गुड साइन। जैसे कि झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, इस तरह का इन्वेस्टर्स या फिर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ग्रुप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अच्छा साइन होता है कंपनी के बारे में। ऑब्वियसली डू दे प्लान टू लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट, क्या कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है? गिव्स अ सेंस ऑन हाउ एम्बिशियस एंड इनोवेटिव द कंपनी इज while at the same time a company launching product outside their domain। मतलब अगर कंपनी इनोवेटिव है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, इट्स अ गुड साइन। बट ये भी देखना पड़ेगा क्या कंपनी अपना एक्सपर्टाइज से हट के कुछ कर रहा है, देन उसमें एक रेड फ्लैग आ सकता है। मतलब कंपनी इतना दिन जिस पर्टिकुलर काम में अच्छा था, कंपनी अपना कैरेक्टर छोड़ के दूसरे किसी कैरेक्टर में जा रहा है, मतलब क्या कंपनी अपना फोकस लूज कर रहा है? हेलो सर, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस हेलो सर। यस सर। विक्रांत, समझ आ रहा है? ठीक है, मोहित बुझते पारছিস तो बोल। हाँ ना। ओके, तो बेसिकली दीज आर दी क्वेश्चंस। और भी है, आपको और बताता हूँ। ये सब क्वेश्चंस को हमेशा आप लेते हुए चलना, जब भी आप कंपनी एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे, ये सब क्वेश्चंस का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट इक्विटी रिसर्च, इसके बाद हम लोग एनालिटिकल रिसर्च भी करेंगे। डू दे प्लान टू एक्सपेंड डिफरेंट कंट्रीज, क्या बिजनेस अपना बिजनेस को डिफरेंट कंट्रीज में लेके जा रहा है? तो क्या कंपनीज के पास इतना दम है कि उसका प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में भी चलेगा? जैसे कि एक बिजनेस मुझे याद आ गया, हीरो मोटर। हीरो मोटर इतना अच्छा चल रहा है सर, इवन आप उसका स्टॉक प्राइस चेक करके भी देख सकते हो। चलो देखते हैं हीरो मोटर। अर्जेंटीना में फैक्ट्री बनाया, जानते हैं आप लोग?
हीरो मोटर इतना अर्जेंटीना में फैक्ट्री लगा रहा है क्या सर? यस सर, बन चुका है। आप थोड़ा सा डिटेल्स में जाओगे तो मिलेगा। प्राइस भी अच्छा है, और अगर आप इसका फाइनेंशियल्स चेक करोगे, फाइनेंशियल्स में अगर आप बैलेंस शीट भी देखोगे, इवन इसका कुछ फोकस्टिंग भी आप देख सकते हो, फाइनेंशियल्स देख सकते हो, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट फिर भी कंपनी का डिटेल्स चेक करोगे, बैलेंस शीट चेक करोगे, आपको कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। कंपनी का हिस्ट्री चेक करो, कंपनी का जो चाहिए चेक करो, सब आपको खबर मिलेगा। इसका करंट लायबिलिटीज 6000 करोड़ का है, बट कंपनी का एसेट, करंट एसेट 11000 करोड़ का है, नॉन करंट एसेट 11725, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसका 1031 करोड़ का। मतलब बिजनेस का सिचुएशन एक तरह से अच्छा है, बट हाँ ग्रोथ को लेके थोड़ा क्वेश्चन है अभी, ठीक है, बिकॉज सेल्स कैसा चल रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, देयर आर सम क्वेश्चंस में भी। ओके, तो इसमें आप एनुअल रिपोर्ट जाओ चेक करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल था, जब कोई कंपनी इंटरनेशनली अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो क्या कंपनी में वो बात है, और जिस पर्टिकुलर कंट्री में जा रहा है, क्या उस कंट्री में उसका वो बात है, क्या उस कंट्री में कुछ लैग है जो वो कंपनी जाके फुलफिल कर सकता है। व्हाट इज द रेवेन्यू मिक्स, व्हिच प्रोडक्ट सेल्स द मोस्ट, रेवेन्यू मिक्स क्या है, और कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मेरे को एक पॉइंट याद आ गया, ये जो एक्सपेंड के बारे में मुझे याद आया। आप लोगों को खबर मिला है सर, अदानी का एक स्टॉक आईपीओ लेके आ रहा है, कौन सा स्टॉक बोलो तो? अदानी का एक विलियम, विल्मर, अदानी विलियम, विलियम, विलियम नहीं, अदानी विल्मर, हाँ विल्मर, अदानी विल्मर, ये अपना आईपीओ लेके आ रहा है, ठीक है। अब अदानी विल्मर बेसिकली एडिबल ऑयल का काम करता है। इवन ये करेंटली इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है एडिबल ऑयल, मतलब जो तेल खाने में यूज होता है, ठीक है, जैसे सरसों का तेल, आपका सन क्या बोलते हैं उसको, राइस बर्न ऑयल, इस तरह का, ठीक है। तो अदानी विल्मर का एक स्पेशलिटी ये भी है सर, अदानी विल्मर का एक ब्रांड है, बांग्लादेश में चलता है, आप लोग जानते हो? एक सेकंड रुक। नो सर, एग्जैक्टली सर, बहुत कुछ जानने के लिए है। अब सर क्या बोलूं आपको, मतलब बांग्लादेश में अच्छा खासा उसका प्रोडक्ट चलता है। मैं रिसर्च कर रहा था कुछ दिन पहले, अभी बांग्लादेश एडिबल ऑयल में क्या नाम था उसका, एक फेमस बंगाली टाइप में नाम था, ठीक है, जो प्रोडक्ट बांग्लादेश में चलता है। इसका मतलब उसका उसका प्लांट भी है बांग्लादेश में, अदानी का, ठीक है। तो सांड, सोयाबीन ऑयल, आपका मस्टर्ड ऑयल, राइस बर्न ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ऐसे बहुत सारा चीजों को लेके अदानी विल्मर का बिजनेस करता है। तो आप अदानी विल्मर का साइट में जाके भी चेक कर सकते हो कि अदानी विल्मर कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है, कहाँ उसका प्लांट वगैरह है, एवरीथिंग आप चेक कर सकते हो। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको कंपनी का बिजनेस के बारे में पता चलेगा, बिजनेस रेवेन्यू मॉडल के बारे में पता चलेगा। तो दीज आर द थिंग्स। व्हाट इज द रेवेन्यू मिक्स, व्हिच प्रोडक्ट सेल्स द मोस्ट, रेवेन्यू मिक्स क्या है, कहां से ज्यादा पैसा आता है, which segment, and therefore the product is contributing the most to revenue. This is in turn help us understand the drivers for future revenue growth. मतलब कंपनी फ्यूचर में मुझे कितना रेवेन्यू ग्रोथ देगा, उसका जवाब आपको कहां से मिलेगा। मतलब अगर आप रिसेंट ट्रेंड में रिलायंस को देखो, क्या रिलायंस तेल से ज्यादा कमा रहा है, या केमिकल से ज्यादा कमा रहा है, या फिर रिलायंस जियो से ज्यादा कमा रहा है, क्या रिलायंस फैशन से ज्यादा कमा रहा है। तो ये सब सवाल है आपके सामने, आप चेक करो कि कहां से उसको कितना मिल रहा है। आईटीसी का भी देखो आप, आईटीसी होटल से ज्यादा कमाते हैं, आईटीसी सिगरेट से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, आईटीसी एफएमसीजी से ज्यादा कमाते हैं, पैकेजिंग से ज्यादा कमाते हैं, कहां से? पेपर से, सबसे ज्यादा कमाते हैं सिगरेट से। सिगरेट से सर, सिगरेट, एग्जैक्टली, लेकिन सिगरेट का शेयर कम हुआ है पहले से, बिकॉज सिगरेट का सेल गिरा है मार्केट में। उसके बाद उसका सेकंड में आ हाँ गया सर, एफएमसीजी, सेकंड में आ गया एफएमसीजी। होटल से रेवेन्यू लॉस में जा रहा है, बट उसका फ्यूचर अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल का आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा। একটা নিউজও আসছে, हाँ बोल बोल। গভর্নমেন্টের 7% স্টেক আছে আইটিসি তে, যেটা উইথড্রল করবে বলছে 90,000 করোড়ে। 90,000 करोड़, मतलब आईटीसी से गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वो हट जाएगा। बोल रहा है अभी, शायद गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सेल करना चाहता है। रीजन क्या है, रीजन फाइंड किया, गवर्नमेंट क्यों छोड़ना चाहता है? हाँ दूसरा कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। हाँ, तो यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट को ग्रोथ नहीं मिल रहा है अभी, आईटीसी में ग्रोथ नहीं है, इसलिए शायद गवर्नमेंट छोड़ना चाहता है। अब वो गवर्नमेंट तो, हाँ बोल। सिगरेट रिलेटेड इश्यू ज्यादा आ गया उसमें। हाँ, सिगरेट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा आ गया। यस,
डू दे ऑपरेट अंडर ए हेवी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट? क्या कंपनी बहुत ज्यादा रेगुलेशंस पे चल रहा है? दिस इज बोथ ए गुड एंड बैड कंडीशंस। जैसे कि रेगुलेशंस के बारे में बात हो गया तो आईटीसी इज ए गुड एग्जांपल, है ना, बिकॉज सिगरेट पे बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है, यस और नो? आप सिगरेट का पैकेट बेचोगे और पैकेट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करोगे कि सिगरेट खाने में कैंसर होता है। एक सिगरेट पैकेट का नाम बताओ ना जल्दी से। व्हील्स, नेविकट, देखते हैं सब, आप लोग जानते हो फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूं। जब भी आप नेविकट देखते हो या जो भी, मतलब आई डोंट नो, मुझे ये देखो सर, अब ऐसे इमेज देख के कंपनी का सेल बढ़ेगा कि कमेगा? आप जो प्रोडक्ट बेचते हो उसका सेल, मतलब ब्रांडिंग में ही एक नेगेटिविटी। आप बताओ मुझे, ये प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है बिजनेस के लिए? हाँ बोलो सर। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप सेल करते हो, हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? है ना, इट्स वेरी, पूरा ऑपोजिट है। पूरा ऑपोजिट है, मतलब बहुत भयंकर। मतलब जिस चीज से आपका पैसा आता है वही चीज आपका नेगेटिव ब्रांडिंग हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अब कोई बोल रहे थे नशा का चीज है, लोग तो खरीदेगा, बट सर न्यू जनरेशन शिफ्ट कर रहा है बहुत। आजकल का जनरेशन, बहुत लोग है जो सिगरेट में जाना नहीं चाहते पहले के जनरेशन के हिसाब से, तो उसका सेल में देख रहा है सर प्रॉब्लम है। तो आईटीसी भी खुद भी सिगरेट से मतलब अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। इवन रिसेंटली अपना एक बहुत बड़ा पैसा उन्होंने ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास उसने सनराइज मसाला में डाल दिया। आप लोग जानते हो उसका? सनराइज मसाला जो कोलकाता बेस्ड मसाला कंपनी है, सुने होंगे आप लोग, है ना? वो आईटीसी एंड सनराइज के बीच में डील हो गया, ठीक है। अब हो गया, पुराना बात है, 2-3 साल पुराना, ठीक है। अभी अभी आजकल आईटीसी सनराइज बोल के होता है, आईटीसी एक्वायर्ड स्पाइस मेकर सनराइज फूड्स, सॉरी 11,000 करोड़ नहीं, 2,150 करोड़ में, पुराना खबर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अभी वो मसाला में भी आ गया है। तो ऐसे मसाला मार्केट ऑलरेडी बहुत लोग हैं मसाला मार्केट में, नॉट जस्ट आईटीसी, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपना बिजनेस मॉडल को चेंज करना चाहता है। ऐसे आईटीसी के पास पैसा बहुत है, ठीक है, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि अगर किसी मैटर पे गवर्नमेंट का रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है तो इस मैटर पे आपको ध्यान देना चाहिए। बैरियर फॉर न्यू कंपटीशंस टू एंटर द मार्केट, बैड बिकॉज दे आर लिमिटेड विद चॉइस व्हेन इट कम्स टू बीइंग इनोवेटिव इन द इंडस्ट्री। अब इनोवेशन नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट का रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। बिकॉज जहां जहां रेगुलेशंस रहेगा वहां इनोवेशन नहीं होगा। Who are their bankers and auditors? किसके पास इसका पैसा रहता है और कौन इसका ऑडिटर्स है? Good to know and to rule out the possibility of the company's association with scandalous agencies. अगर किसी का स्कैंडल बहुत ज्यादा है और स्कैंडलस एजेंसीज के साथ अगर कंपनी का किसी भी तरह का रिलेशन है तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर योर इन्वेस्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ऐसे बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। हाउ मेनी एम्प्लॉइज डू दे हैव? कितना एम्प्लॉइज उनके पास है? डज द कंपनी हैव लेबर इश्यूज? क्या कंपनी के पास लेबर अनरेस्ट होता है? क्या कंपनी कभी भी किसी कारण से लेबर के साथ प्रॉब्लम में आते हैं? गिव्स अस अ सेंस हाउ लेबर इंटेंसिव द कंपनी ऑपरेशंस आर। Also, if the company require a lot of people with niche skills, मतलब थोड़ा स्पेशल स्किल्स सेट, then this could be another red flag। मतलब बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल वाले लोग चाहिए तो इन दैट केस एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो these are some issues जिसके लेके आपको चिंता करना चाहिए। हर एक स्पेशल बात, what are the entry barriers for new participants to enter the industry? क्या कोई न्यू बिजनेस इसमें आ सकता है? Helps us understand how easy or difficult it is for companies to enter the market and eat away the margins. Is the company manufacturing product that can be easily replicated in a country with a cheap labor? मतलब जिस पर्टिकुलर बिजनेस उस पर्टिकुलर कंपनी कर रहा है, क्या ये कोई दूसरा कंपनी मतलब मार्केट इजीली टेक ओवर हो सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Is the company manufacturing products that can be easily replicated in country with cheap labor? क्या सस्ता लेबर में ये रेप्लिकेशन हो सकता है? कोई और ले सकता है? अगर हाँ है, कंपनी में बी सिटिंग ऑन ए टाइम बॉम्ब। थिंक अबाउट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, हार्डवेयर, मोबाइल हैंडसेट्स, गारमेंट्स। बिकॉज आज के डेट में कंप्यूटर, हार्डवेयर, मोबाइल हैंडसेट्स, गारमेंट्स, ये बहुत सारे कंट्रीज के पास सस्ता लेबर मिल जा रहा है। और जैसे ही ये सस्ता लेबर में दूसरे कंट्री बना दे रहा है तो आपका बिजनेस जा सकता है। आप लोग जानते हो इंडिया में नोकिया का क्या हुआ, माइक्रोमैक्स का क्या हालत हुआ, यू ऑल नो ना। हेलो, आप लोग को बात समझ आ रहा है कि नहीं?
हाँ सर। ठीक है, तो किस चीज का बिजनेस वो कंपनी करता है और क्या उस पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड सस्ता लेबर किसी के पास है क्या? अगर है तो फिर आपका बिजनेस टाइम बॉम्ब में खड़ा हुआ है। ठीक है, एंड डज द कंपनी हैव टू मेनी सब्सिडियरीज? अगर कंपनी का बहुत ज्यादा सब्सिडियरी है, इफ यस यू नीड टू क्वेश्चन व्हाई इज इट वे फॉर द कंपनी टू सिफॉन ऑफ फंड्स? क्या कंपनी अपना फंड्स को बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? क्योंकि सब्सिडियरीज बहुत ज्यादा होगा तो फिर फंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये आपके मन में सवाल आ सकता है और आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये कम से कम ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने उठाया। एक पॉइंट में मैं आपको बोलना चाह रहा था, मैं फिर बाद में भूल गया बोलने में। एक पॉइंट था, एक सेकेंड, जैसे डिमांड सप्लाई रिलेटेड एक पॉइंट था ना, व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड? क्या रॉ मटेरियल इजीली मिल जा रहा है? रिसेंटली टाटा मोटर्स का शेयर में डाउनग्रेडेशन हुआ है, आप लोगों को पता है क्यों? टाटा मोटर्स का शेयर क्या प्रॉब्लम हुआ है, बोलो? मुझे लग रहा है पता है आप लोगों को, बोलो सर। सर वो जो चाइना से रॉ प्रोडक्ट मतलब लाने के लिए जो मना किया है। हाँ, एक तो रॉ मटेरियल इश्यूज है, उसका जो ये लैंड रोवर और जैगुआर वाला है ना सर, लैंड रोवर जैगुआर का जो केस है, उस पर्टिकुलर कार मैन्युफैक्चरिंग में एक तरह का चीप यूज होता है टेक्नोलॉजी के लिए, जो चीप अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये भी एक इशू है। हाँ वो प्रोडक्शन ऑफ हो गया था। हाँ, इसलिए उसका प्रोडक्शन ऑफ हो गया। अभी तो आप समझ, बहुत हाँ, बोलो। वो मतलब कि अभी बहुत सारा कंपनी मतलब उसका डिमांड कर रहा है चिप्स का। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये रीजन है कि जो रिसेंट ट्रेंड में टाटा मोटर्स का शेयर यहाँ चल रहा था, उसको धड़ाक से इधर नीचे गिरा दिया। तो देख सकते हो आप कि क्या क्या फंडामेंटल मैटर्स बिजनेस को यहाँ, ऐसे टाटा मोटर्स जरूरत से ज्यादा थोड़ा ज्यादा हाई वैल्यू हो गया था। ठीक है, इवन इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स। मतलब हम लोग अगर लास्ट ईयर में किसी ने बोला था 100 में तो वो सही था। हाँ, अभी फिर से ये जो डाउन हुआ है ये एक चांसेस हो सकता है, बट अभी एग्जैक्ट रिसर्च करना जरूरी है। ठीक है, आप लोग अगर रिसर्च करते हो तो प्लीज फंडामेंटल का जो टेलीग्राम चैनल अभी मैं बनाऊंगा, ऐसे ऑलरेडी बन चुका है, तो उसमें प्लीज शेयर करना जो भी रिसर्च आप कर रहे हो उसके बारे में। टेक्निकल में भी ऑलरेडी चालू हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये 18 क्वेश्चंस के बारे में आप प्लीज एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आंसर फ्रेमवर्क जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग ये चेकलिस्ट का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, और जैसे ही चेकलिस्ट का एप्लीकेशन देखेंगे फिर इसको हम लोग जो, जैसे हम लोग एमरन बैटरीज से पढ़े हैं ना, हम लोग सारा का सारा खेल एमरन बैटरीज को रीड किए, तो एमरन बैटरी से ही चेक करेंगे एवरीथिंग फंडामेंटली। रेवेन्यू पैड ग्रोथ देखेंगे, कितना मतलब जस्टिफिकेशन है, सीएजीआर देखना है, अर्निंग पर शेयर देखना है, जस्टिफिकेशन कितना सही है और कितना नहीं, तब जाके प्रॉपर लेवल में इक्विटी रिसर्च पॉसिबल है, तब जाके प्रॉपर लेवल में इक्विटी रिसर्च पॉसिबल है। और यहाँ पर जो आप इतना सारा डिटेल्स देख सकते हो ना, जो कोई भी कंपनी एनालिसिस दे रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग्स, ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। अगर कहीं पर आप रीड कर रहे हो तो ये रीड करके आप खुद समझ सकते हो कि ये कितना जस्टिफाइबल है। इनकम स्टेटमेंट देख के, इसका बैलेंस शीट देख के, तो हम लोग तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देख के ही तो फंडामेंटल को पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग एमरन बैटरी से पढ़े हैं तो एमरन से ही बात करेंगे। फिर आप लोग अपने पसंद का जो भी स्टॉक चूज करना चाहते हो उसके बारे में प्लीज डिस्कस किया करो। ग्रुप इसीलिए बनाया जाएगा ताकि आप हम लोग अपना एडुकेशन जो भी ले रहे हैं उसके हिसाब से रिसर्च कर सके। करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी जो एनालिसिस है, ठीक है, ये बाकी एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, इक्विटी रिसर्च को 3 स्टेज में होगा। अभी तो बस चेकलिस्ट एंड क्वेश्चंस ही आपके साथ में डिस्कस किया। ठीक है, तो प्लीज एक बार घर में आप सारा का सारा क्वेश्चंस गो थ्रू करना। ठीक है, और फिर अपने माइंड को बताना कि भाई करना क्या है। ठीक है, उसके बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट के बारे में अगर सोचते हो तो उसके बारे में कैसे एप्लीकेशन चालू होगा वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। बोलो सर, क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि करना क्या है? दादा। रोशनी, ओके। प्रिया समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। ওকে, অনিমেষ, মোহিতোষ বোঝা যাচ্ছে? বল। ज्योति, হ্যাঁ দাদা। ओके। तो सर अब क्या करना क्या है? अब ये सब क्वेश्चन तो आप लोग एक बार गो थ्रू करोगे, नोट्स आप लोगों के पास है। नेक्स्ट दिन मैं अभी एप्लीकेशन ऑफ चेकलिस्ट करना है, उसमें जितना सारा रेशियो एनालिसिस किए थे,
फिर हम लोगों ने बैलेंस शीट पीएल को रीड किए थे। इसको क्या करना है, अभी एनालाइज करना है, देखना है कि भाई जो बात हम लोग कर रहे हैं उसको कितना जस्टिफाइबल है। अब वो जस्टिफिकेशन चेक करेंगे एमरन से, बट होमवर्क करेंगे किसी भी कंपनी से। जैसे कोई भी पॉपुलर कंपनी लाइक आईटीसी हो, टाटा मोटर्स हो, रिलायंस हो, ठीक है, जोमेटो हो, किसी का आईपीओ आ रहा है उसके बारे में हो, तो ऑलरेडी अपना विक्रांत ने फंडामेंटल एनालिसिस का ग्रुप बनाया, मैं सभी को लिंक भेजता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। और टेक्निकल का ऑलरेडी बन चुका है, तो टेक्निकल पे इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, मंथली ट्रेडिंग उधर होगा। इधर में हम लोग कंपनी का फंडामेंटल रिसर्च करेंगे। सभी का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी कोई पार्टिसिपेट करो, चाहे आप उस कंपनी में इन्वेस्ट खुद करो या ना करो, आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। करोगे सर? बोलो हेलो, करोगे कि नहीं करोगे? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, विक्रांत हाँ बोला, ओके प्रिया, ठीक है। तो बस अपना सारा दिन में 1 घंटा 15 मिनट जब भी टाइम मिले, ऐसे कहा जाता है सर एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कम से कम करने में आपको 15 आवर्स के आसपास टाइम लगता है। 15 आवर्स, 15 आवर्स मतलब ऑलमोस्ट, अगर आप वीकली 2 वीक्स में आप एक कंपनी को पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हो। अगर डेली 1 आवर देते हो, डेली 2 आवर दोगे तो 7 दिन में हो सकता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे अपने एनालिसिस को बढ़ाते जाओगे, अब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ कि एग्जैक्टली कैसे एनालिसिस होगा, मैं तो बस पॉइंट ही उठाया, क्वेश्चन ही उठाया आपके सामने। तब बस अभी आप लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो इसीलिए मैंने ये किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पर्पस पे नहीं, वो तो एडवाइजरी ग्रुप एक है, उसमें आप लोग एडवाइजरी दे सकते हो, अपना ओपिनियन बता सकते हो, भाई ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक बुरा है, दैट्स अ डिफरेंट। बट सीखने के लिए जो रिसर्च करना है और उसके बारे में जो डे टू डे एनालिसिस करना है, उसके लिए ये ग्रुप है, ठीक है। बेसिकली दिस इज फॉर आवर डे टू डे वर्किंग पर्पस, ओके। तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करो, एनालिसिस शेयर करो, तो अच्छा लगेगा, सभी को मजा आएगा। हवे तो मोहितोष, रोशनी बोल। है दादा। ओके, तो चालू करते हैं सर, ठीक है। तो सर आज इतना ही है, ओके। अनिमेश तू टेलीग्राम ओपन कर लेना और चालू हो जाना। हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे सर चलो, सुनिए ना सर। स्टार्ट करो। हाँ बोलो सर। हाँ सर, बोल रहे आई क्या